अगला टॉपिक है सीएफटी पे अपन बात करेंगे, लेकिन सीएफटी क्यों आया? क्योंकि वीबीटी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाया। वीबीटी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या बच्चों? अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थियरी आप याद रखो, मेनली ये हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं अपन। किस पे? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, आपको याद है इसके क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर लो स्पिन और हाई स्पिन ऐसे लिख कर आता था, और कहीं नहीं लिख कर आ रहा है मतलब उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। या तो पहले से ऑर्बिटल खाली होते थे, डी ऑर्बिटल, तो अपने को लो स्पिन बताने की जरूरत नहीं थी कि इनर यूज करेगा आउटर, तो इनर वाला यूज होगा। या कहीं पर इनर वाले पूरी तरीके से भरे होते थे तो वहां पर लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं होगी, वो डायरेक्टली अपन लास्ट वाला बाहर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो वीबीटी जो है ना, ये नहीं बता पाया कि लो स्पिन और हाई स्पिन किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। यहां पर डायरेक्टली वीबीटी में ये बताया ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, लेकिन लो क्यों है, हाई स्पिन क्यों है, इसकी कहानी नहीं थी। समझ आ रहा है? जो कि सीएफटी ने बताया कि हाँ भाई इसको इस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो पहला पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का हाई स्पिन होना या लो स्पिन कब होगा, इसको एक्सप्लेन किसने? वीबीटी ने। इसलिए ये थियरी क्या हुई? फेल हो गई। अच्छा, दूसरे लफ्जों में बोले तो हम लोग आगे चल के अभी ये सीएफटी में ना वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लिगेंड आते हैं, लिगेंड मालूम है ना, सेंट्रल मेटल को कौन घेरते हैं? लिगेंड्स घेरते हैं। समझ रहा है? तो कुछ लिगेंड्स मेरे पास वीक फील्ड वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये वाला पॉइंट में आप सिर्फ इतना ही याद करो, बस हो जाएगा। ये दूसरे लफ्जों में बोलने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप सीएफटी नहीं पढ़ोगे आपको समझने का स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो आप इतना ही बोलो। क्या एक्सप्लेन नहीं करा? बोलो पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, पहला लिमिटेशन क्या बोलोगे? तो इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन या लो स्पिन क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। मतलब क्यों कोई गरीब है और क्यों कोई, याद करो, लो स्पिन वाले को मैंने गरीब लेकर आपको एक्सप्लेन किया था और हाई स्पिन वाले को अमीर लेकर एक्सप्लेन किया। तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो वीडियो से कवर करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बच्चों? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सुनो बात को, क्या हम लोग ने अभी वीबीटी पढ़ा वहां पर कहीं पर भी कलर के बारे में बात कर रहे थे? नहीं, मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात हो रही थी, लेकिन कलर के नेचर में बात नहीं हो रही थी। किसके बारे में बात हो रही थी? कलर नहीं बता पा रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कलर क्या होगा। अच्छा, ये जो कलर वाला टॉपिक है ना, 2 चैप्टर में, एक तो इस चैप्टर में भी है और एक डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना वहां पर भी है। ठीक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो दूसरी चीज, ये कलर नहीं बताता था। क्या नहीं बताता था? हाई स्पिन, शॉर्ट में बता दो, हाई स्पिन लो स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया, उसका नेचर। सेकंड, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी नहीं बता पा रही है थियरी कि उसका कलर क्या होना चाहिए, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है। थर्ड पॉइंट, the structure of complexes predicted from VBT would not always match necessarily with those determined from the experiment। अच्छा, हम लोग ना 2 चीज मैच करते हैं। देखो, एक चीज होता है थियोरेटिकली निकालते हैं और एक एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। अगर ये दोनों मैच हो गए मतलब आपका थियरी क्या है? सही है। अब एक्सपेरिमेंटली कोई कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर निकाला, ठीक है, वो उसके अंदर आ रहा है टेट्राहेड्रल, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग वो आ रहा है स्क्वायर प्लेनर। ऐसे समझ आ रहा है? मतलब मैच नहीं हो रहा है। थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हर एक कंपाउंड के लिए मैच नहीं हो रहा है, इसलिए भी ये थियरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इस चीज से, इस डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड थियरी हैज बीन प्रपोज्ड व्हिच हैज वाइडली बीन एक्सेप्टेड, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया, कबूल कर लिया गया। समझ आ रहा है? अच्छा, तो 3 पॉइंट मेजरली आपके दिमाग में फिट हुए कि वीबीटी क्यों फेल हुआ। पहला पॉइंट बोल सकते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं हम लोग? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी ये नहीं बता पाया। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बताइए फटाफट से। अच्छा, ये हम लोग देखो, याद करो, स्ट्रक्चर बात करते थे कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। समझ आ रहा है? तो जो थियोरेटिकली आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली ये मैच नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन हर एक का नहीं, ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा हुआ। मैक्सिमम टाइम सही बताता, लेकिन कुछ केस में क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर अलग आया और थियोरेटिकली अलग आया, तो इस वजह से क्या हो गई ये थियरी। फिर अब इससे ओवरकम करने के लिए कौन सी थियरी आई? क्रिस्टल फील्ड थियरी। इतनी कहानी समझ में आ गई कि ये क्यों, क्या, किस बेसिस पर फेल हुआ और इसको सही करने के लिए कौन सी थियरी आएगी? अब क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिर्फ कौन? सीएफटी, और बाद में एप्लीकेशन बात करना होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, यस। अच्छा, अभी सीएफटी अपने में बहुत बड़ी चीज है बच्चों। सबसे पहले अपने को क्या सीखना पड़ेगा? सीएफटी जो क्रिस्टल फील्ड थियरी ना, वो कुछ अजम्पशंस पे चलती है। इसकी जो थियरी है उसमें पहले से हमने कुछ चीजें अज्यूम कर रखा है। क्या कर रखा है? अज्यूम। अब इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, क्या आपको ये कहानी पता है ना कि सेंट्रल मेटल होता है? कौन होता है बच्चों? सेंट्रल मेटल होता है, और उसको कौन घेरता है? लिगेंड्स घेरते हैं, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो क्या ये ऐसे बनेगा? ये मेरे पास सेंट्रल मेटल है, ओके, और ये मेरे पास एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है,
एक ऊपर होता है लिगेंड और एक इधर होता है, नीचे होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड इधर एक इधर, ठीक है ऐसे ही, ठीक है सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड इधर एक लिगेंड, तो ऐसे चार किधर पे हो गए, प्लेन में, एक ऊपर और एक इधर होगा नीचे। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं कि जब मैं ऐसे सारे पॉइंट को ऐसे मिलाता हूं, ठीक है ऐसे मिलाता हूं, ठीक है ये कुछ ऐसे बनता है, और इसके ऊपर चार फेसेस आते हैं, चार, और नीचे चार, चार और चार कितना होता है, 8, तो ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रल। समझ आ रहा है? तो 8 फेसेस होने की वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा खैर आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर जरा समझिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात। वीबीटी में हम लोग क्या बोलते थे कि लिगेंड और ये जो मेटल है वो आपस में पहले तो मेटल क्या करता है, अपना हाइब्रिडाइजेशन करता है। क्या करता है? लड्डू वाली कहानी याद है ना सब, हाइब्रिडाइजेशन करता है, और उसके बाद फिर लिगेंड के साथ अपना ऑर्बिटल ओवरलैप करवाता है। तो वहां पर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओवरलैपिंग होता है और बॉन्ड बनता है। तो बॉन्डिंग कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। लेकिन सीएफटी बोलता है कि इधर कोई बॉन्ड नहीं है भाई। सीएफटी क्या बोलता है? समझ आ रहा है? यहां पर कोई ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहां पर इनकी थियरी में क्या अज्यूम किया गया, सेंट्रल मेटल एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल क्या है एक, और लिगेंड जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। सुनो बात को, सेंट्रल मेटल कौन है? एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया गया, सेंट्रल मेटल क्या है एक पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड्स एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव फिजिक्स में चले जाओ, वेरी गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पूरा चैप्टर है आपके ऊपर, 12th में भी है 11th में भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों। तो कहानी मतलब ये हो गई कि यहां पर जो बॉन्डिंग पहले वीबीटी में बनता था वो क्या नाम है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या होगा? तो ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हो यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहां पर। क्लियर है? पॉइंट पढ़ो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। अच्छा ये सब पॉइंट चार्जेस है बोल रहा है, मतलब एक पॉइंट चार्ज मतलब समझ में आता है, ठीक है, प्लस क्यू या माइनस क्यू ऐसे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। देयर आर नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, जो कि वीबीटी में बात करते थे। क्या बोला, समझ में आया इस पॉइंट में? नहीं, लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे, सेंट्रल मेटल पॉजिटिव होगा, लिगेंड्स नेगेटिव होंगे, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्योरली क्या है? इधर पे कोई ऑर्बिटल का इंटरेक्शन नहीं है, जैसा कि कहां हुआ करता था, वीबीटी में हुआ करता था। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? शॉर्ट में कौन बोलना चाहेगा कि पहला पॉइंट का क्या कंक्लूजन है? शॉर्ट में समझ में आया क्या है पहले पॉइंट का कंक्लूजन? मेटल कौन है? मेटल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? तो मतलब इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या नहीं है यहां पर? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब यहां पर जो इंटरेक्शन है वो ऑर्बिटल नहीं है, वो प्योरली कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका बन सकता है, समझ आ रहा है? ऐसा बोल सकता है कि इन सीएफटी, सीएफटी बोले तो क्रिस्टल फील्ड थियरी, सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली, फिर ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। समझ में आ रहा है? और क्या नाम है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल देगा। समझ आ रहा है? डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन बोल सकता है, ठीक है, या सिर्फ ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन बोल सकता है। कौन सा सही होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा सही होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए कहानी? पहला पॉइंट हो गया, इसको याद करना है, ठीक है। सीएफटी थियरी आपको याद करना है, इसके असम्पशंस याद करने हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा इसमें ना मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा कुछ चीजें मैं जैसे मीनिंग लिखाऊंगा तो उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर। हाँ, जैसे यहाँ पर डी जनरेट का क्या मतलब होता है, तो डी जनरेट का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। क्या होता है? ठीक है, अभी सुनो, आपको पता है डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। क्या उनके नाम पता है? क्या आपको ये पता है वो दिखते कैसे हैं? कितने बच्चों को डी ऑर्बिटल का ज्ञान है, जल्दी से बताना। डबल डंबल होता है, ओके ठीक है। कितने लोग को डी ऑर्बिटल नहीं पता है क्या होता है डी ऑर्बिटल? ठीक है, इसका अभी ना मैंने 11th वालों पे भी एक क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वीडियो बनाया, वो मैं शेयर करूंगा आपसे, बन चुका है वो, सिर्फ अपलोड करना बाकी। तो खैर मैं थोड़ा सा भी ये चैप्टर में बता देता हूं फिर भी, ठीक है। सुनिए बच्चों, इसको लिख के रखिएगा, जिनको नहीं पता है वो आपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर ड्रॉ करके रखिए इसको।
बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये CFT समझना है ना, CFT अगर आपको समझना है, दिस डी ऑर्बिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर बच्चों मैं ये एक्स एक्सिस मान लें, ये वाला एक्स एक्सिस और ये कौन है, वाई एक्सिस है, तो अगर मेरे जो ऑर्बिटल है वो एक्स और वाई के ऐसे बीच में है, एक्सिस पर नहीं है, इसका नाम पड़ता है बच्चों डी एक्स वाई। क्या नाम पड़ता है इसका, याद रखो, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब बन रहे हैं, इसको लोब्स कहा जाता है। समझ आ रहा है, तो लोब्स कहां पर है, एक्स और वाई के अगर बीच में है तो एक्स वाई, डी एक्स वाई नाम पड़ेंगे इसका। क्या पड़ेंगे, डी एक्स वाई। अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों इधर पे आपका एक्स एक्सिस है और यहां पर जेड एक्सिस है, कौन है, जेड। याद रखो एक्सिस कौन सा ले रहा हूं मैं, और एक्स और जेड के बीच में तो क्या नाम पड़ना चाहिए, वेरी गुड, डी एक्स जेड पढ़ना चाहिए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपका वाई एक्सिस है, कौन है, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो क्या नाम पढ़ना चाहिए, हाँ जेड वाई वाई जेड, बात वही है, डी वाई जेड। बोलो इतना समझ में आया क्या, नहीं समझे। अच्छा ये तीन हो गए, बाकी के देख लो, इसको नोट करके रखना बच्चों, ठीक है। जिनको नहीं पता है बेस तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है, और जिनको पता है तो वो अगर लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है बच्चों। अच्छा मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्सिस पर है बच्चों, कहां पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है, तो इसका नाम पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये सिर्फ जेड एक्सिस पर है, कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ओनली जेड एक्सिस वाला देखो ऐसा होता है, और इसके सराउंडिंग में एक रिंग होती है ऐसे, ये होता है जेड एक्सिस वाला, ये डी जेड स्क्वायर होगा। क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। तो सबके नाम भी बता दिया, उसको याद करने का तरीका भी बता दिया कि कैसे आप याद रखोगे। एक्सिस पर रहेगा तो यहां पर स्क्वायर स्क्वायर वाला होता है, एक्स और वाई एक्सिस पर है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर सिर्फ जेड एक्सिस पर है और उधर पे उसके अराउंड में रिंग है तो ये डी जेड स्क्वायर है। ये वाला सिर्फ थोड़ा अलग होता है, बाकी सब में दो दो डंबल दिखाई देंगे आपको, डम्बेल मालूम है ना, तो डबल डंबेल है ये। डी में क्या होता है, पी, पी पता है, सिंगल डंबेल होता है, एक डंबेल होता है। एस कैसा होता है बताओ, स्फेरिकल होता है। और एफ कैसा होता है, एफ कॉम्प्लेक्स होता है, उसको भी एक लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं उसको। अंडरस्टूड। अच्छा अभी देख लो ये कैसा दिखता है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है CFT में इसका। अच्छा एक और चीज बता देता हूं इसी के साथ साथ, जो आगे चल के अपने को काम, इसका जो अजीमुद्दीन क्वांटम नंबर होता है ना। अच्छा टोटल कितने क्वांटम नंबर्स है, 4। कौन कौन से, हाँ ठीक है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n है, और चलो n हो गया, उसके बाद अजीमुद्दीन क्वांटम नंबर l होता है, फिर उसके बाद तीसरा एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और चौथा कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। मालूम है, जिसमें से अजीमुद्दीन की बात करता हूं, सिंबल उसका l होता है, क्या होता है, और l इज इक्वल टू 2 होता है d के लिए। हाँ ये भी मैं लिखवा देता हूं, ये देखो s के लिए l की वैल्यू जो है ना बच्चों 0 होती है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो l इज इक्वल टू 2 याद रखो, इसका भी मैं मतलब बताऊंगा आपको क्यों मैं बता रहा हूं यहां पर। अजीमुद्दीन क्वांटम नंबर कितना होता है, d के लिए 2 होता है, d के लिए याद रखो, बाकी मैंने लिखा दिया ऐसे ही लगे याद, ठीक है। चलो कितने बच्चों को ये डी ऑर्बिटल समझ में आ गया है, कितने बच्चों डी ऑर्बिटल समझ आ गया, पूरा याद हो गया। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहते हैं लोब्स, तो एक्स और वाई के बीच में नाम क्या पड़ेगा, डी एक्स वाई, और अगर एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है तो डी एक्स जेड, अगर वाई और जेड एक्सिस के बीच में है लोब्स, वाई जेड। अच्छा अगर एक्स और वाई एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर जेड एक्सिस पर है, वेरी गुड, समझ में आ गया क्या, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और सवाल आपको बोलता हूं बच्चों। अच्छा एक्सिस पर मेरे कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं, मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल है, कितने, डी के मेरे पास 5 है, तो एक्सिस वाले कितने हैं, 2, और एक्सिस के बीच वाले कितने हैं, 3 है। इस बात को ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसी पर काम करती है, ठीक है। अच्छा इन तीनों को ना, इन तीनों को बोला जाता है T2G। जब ये अलग अलग हो जाएंगे, 5 जो है ना पहले सेम इसमें रहते हैं लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताती है। इसका नाम है EG, वेरी इजी। अब ये T2G का क्या मतलब है, सुनो, T2G क्या है, T बोले तो ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट, और ये 2 मतलब डी ऑर्बिटल, याद करो, L इज इक्वल टू 2 बोले तो कौन, डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, T2G, इसका नाम क्या पड़ता है इनका, T2G। कब नाम पड़ेगा, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब कोई लिगेंड आता है सेंट्रल मेटल, तो ये 2 अलग हो जाते हैं और ये 3 अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं भी मैं बताऊंगा आपको,
कौन से केस में 3 ऊपर 2 नीचे और कौन से केस में 2 ऊपर और 3 नीचे, इसकी बात करेंगे अपन। लेकिन फिलहाल याद रखो ये 3 का नाम क्या है, ये क्या तीनों सिमिलर है, सही बात बोलो, सिमिलर है ना, एक्सिस के बीच वाले है ना। हाँ, तो ये जी स्टैंड्स फॉर जिरैड। जिरैड मतलब सिमेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो T2G का मतलब समझ में आ गया, टी बोले तो ट्रिपली डीजेनरेट। अच्छा, डीजेनरेट का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। तो ये जो 3 बने, इन तीनों का एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एनर्जी लेवल। अगर आपको पता है ऑर्बिटल्स का ना एनर्जी लेवल होता है 1s 2s 2p, पता है ना। तो जो डी के 5 है ना, शुरुआत में इनका एनर्जी लेवल सेम रहता है, लेकिन बाद में 3 अलग हो जाएगा और 2 अलग हो जाएगा। ये 2 तरीके से स्प्लिट होते हैं, कभी 3 ऊपर 2 नीचे, कभी 2 ऊपर 3 नीचे। अब वो कौन से केस में 3-2 की कहानी और 2-3 की कहानी चलती है, वो तो अपन CFT में पढ़ेंगे अभी, ऑक्टा और टेट्रा जब बात करेंगे तो, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर वाला नहीं दिया, सिर्फ अपने को 2 ही डिस्कस करना है। कौन सा, एक ऑक्टा बात करना है और एक कौन सा बात करना है, टेट्राहेड्रल की बात करना है कहानी, ठीक है, CFT। अच्छा, क्या बोला मैंने, जल्दी से बताओ। जो मेरे पास dxy dyz और क्या नाम है dxz, ये तीनों का नाम क्या दिया गया है, T2G। टेक्स्ट बुक में इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं दिया गया है, तो टेक्स्ट बुक ढूंढते रहोगे आपको नहीं पता चलेगा क्या है। T मतलब ट्रिपली डीजेनरेट, T मतलब क्या हो गया 2 यानी d ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, तो 2 नंबर बोले तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 यानी d ऑर्बिटल की बात चल रही है। d यानी क्या होता है, जिरेड। तो जिरेड क्या क्या मतलब होता है बच्चों, सिमेट्रिक, समझ आ रहा है। अच्छा, ये आ जाओ Eg, जी का अगेन मतलब वही है, जी का क्या मतलब है। अच्छा, ये ई क्या है पता है, ई यहां पर हम लोग ने लिखा हुआ है डबली डी जनरेट के लिए, किसके लिए, ये कितने 2 है ना, डी जनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी, डी जनरेट का क्या मतलब बोला मैंने, हैविंग सेम। तो इन दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, इन तीनों का सेम रहेगा, लेकिन इन तीनों का और ये दोनों का क्या होगा, एनर्जी डिफरेंट होगा। कब, लिगेंड आने के बाद होता है, लिगेंड आने के पहले 5 का एनर्जी लेवल सेम रहता है, ठीक है। अभी क्यों अलग हो जाएगा इस पर अपन चर्चा करेंगे। और जी अगेन का मतलब क्या होता है, जिरेड और सिमेट्रिक होंगे, तो ये सिमेट्रिक रहेंगे, क्योंकि ये भी एक्सिस पर और ये भी क्या है, एक्सिस पर है। तो ये आपस में सिमेट्रिक हो गए, ये वाले क्या हो गए, सब एक्सिस के बीच वाले हो गए, तो ये सिमेट्रिक। समझ आ रहा है, इतनी कहानी समझ आई। इसका फुल फॉर्म अगर आपको कुछ बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, डी ऑर्बिटल हमारे पास कितने, 5, सारे के नाम याद हो गए। एक्सिस के बीच वाले आने वाले लोब जो है वो कितने हैं, और एक्सिस के ऊपर आने वाले मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, एक्सिस के बीच में आने वाले dxz dxy और dyz। अच्छा, एक्सिस पर आने वाले जैसे x और y एक्सिस पर आते तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और z एक्सिस पर आने वाला dz स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको CFT समझने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अच्छा, इधर पढ़ो ये वाला, इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, सुनो बात को, जब मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगेंड अभी आया नहीं है, सिर्फ बैठा है सेंट्रल मेटल। आपको अभी इतना पूरा चैप्टर खत्म होने आ गया, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल है, उसमें लिगेंड जुड़ते हैं, अपने लोन पेयर देते हैं। तो अभी सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है, लिगेंड आया, तो जब तक लिगेंड नहीं आता है, इसका जो खाली डी ऑर्बिटल होता है ना, कौन, डी ऑर्बिटल, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ खाली होगा जो भी, तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनके 5 डब्बे होते हैं, कितने, और 5 का स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने आपको कैसा होता है, मैथमेटिकली फाइंड आउट किया गया है श्रोडिंजर इक्वेशन से। ये 5 का एनर्जी सेम होता है। कब सेम होता है, मैंने बोला जब सेंट्रल मेटल अकेला, आइसोलेटेड गैसियस सेंट्रल मेटल अकेला बैठा है, अभी तक कोई लिगेंड आया, ये 5 का एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा, दे हैव सेम एनर्जी, दे आर डीजनरेट। क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन 5 डी ऑर्बिटल्स, नाम दे दिया गया है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कौन है ये कौन है, ये पता है ना, ये देखा है ना इसको कैसे दिखता है, एक्स और वाई एक्सिस पर होता है, ये वाला जेड एक्सिस पर होता है और रिंग होता है इसके अराउंड में, एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड के जेड एक्स के बीच में 5 हो गए, हैव सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या मतलब इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, दे आर डीजनरेट। और डीजनरेट का क्या मतलब बताया मैंने आपको, हैविंग सेम एनर्जी। तो आपने ये बोला ना इधर पे, तो इतना भी लिख दिया तो कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन डी ऑर्बिटल्स आर, या 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। समझ गया, डीजनरेट का मतलब सभी बच्चे हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग, ये इधर ही बता रहा है वो क्या मतलब है उसका, हैविंग सेम एनर्जी। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ये assumption क्लियर हो गया, सॉरी फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर हो गया, सॉरी अभी सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन क्रिएट अ क्रिस्टल फील्ड अराउंड द मेटल आयन। जब सेंट्रल वाला पॉजिटिव बैठा है, लिगेंड्स आए, कौन आए, लिगेंड्स आए, तो जब लिगेंड आते हैं तो ये
इसके अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि चार्ज है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? क्रिस्टल जब बनेगा पूरा तो उसका एक फील्ड क्रिएट होती है जब लिगेंड आते हैं। कौन आते हैं? लिगेंड। इफ इट वर सिमेट्रिकल द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, मतलब अगर वो हर तरफ से जो है ना सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं तो आपके डी ऑर्बिटल्स का लेवल चेंज नहीं होता है, रिमेन इंटैक्ट। यूजुअली द फील्ड क्रिएटेड इज नॉट सिमेट्रिक। आमतौर पे क्या होता है, जो फील्ड क्रिएट होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है। एंड डीजेनरेसी इज डिस्ट्रॉयड। डीजेनरेसी मतलब क्या बताया मैंने? हैविंग सेम एनर्जी। तो ये पांचों का सेम एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? अब डिस्ट्रॉय कैसे होगा पता है? ठीक है, और उसको मैं बताता हूं थोड़ा सा। यहां पर ये मैंने ये तीनों का नाम क्या बताया था बच्चों आपको? डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट्स इनटू टू सेट। दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ये जिसको T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा ये हो गया जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? EG। क्या बोला? वापस से सुनो सुनो सुनो। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बोला है, सेंट्रल मेटल बैठा है, लिगेंड जैसे ही आते हैं। समझ आ रहा है? सेंट्रल, ये जो पांचों डी ऑर्बिटल किसके हैं? सेंट्रल मेटल के हैं। किसके हैं? जैसे ही लिगेंड आते हैं, अगर वो अनसिमेट्रिकली आते हैं तो आमतौर पे अनसिमेट्रिकली रहता है, तो ये जो पांचों का लेवल है ना वो चेंज हो जाता है। तो 3 ऊपर 2 नीचे ऐसे हो सकते हैं, या तो 2 ऊपर और 3 नीचे। अब डिपेंड करता है, अभी तक ध्यान देना, डिपेंड करता है कि यहां पर आपका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है या टेट्राहेड्रल बन रहा है। किसके बेसिस पर? ऑक्टा बन रहा है या टेट्रा बन रहा है। और जो लिगेंड आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं या वीक फील्ड लिगेंड हैं। ठीक है, अभी आगे सुनो, धीमे धीमे चीजें समझ आएगी। पहले आपको ये तो समझ में आ गया ना, डी कितने हिस्सों में बटेगा? जल्दी बताओ, डी कितने हिस्सों में बटेगा? कितने? 2 हिस्सों में बटेगा, 2 सेट में बटेगा। एक हिस्से में 3 ऑर्बिटल आएंगे और एक हिस्से में कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक हिस्से में एक्स और वाई के या वाई जेड या बेसिकली एक्सिस के बीच वाले आएंगे, और दूसरे वाले हिस्से में एक्सिस पर आने वाले होंगे, है ना? ये चीज नाम क्या दिया उनका? T2G और EG। T2G 3 वाले का नाम है और EG डबली डिजेनरेट का है। क्लियर है? पूरा फुल फॉर्म सारी चीजें बता चुका मैं। अच्छा, हाँ क्या हुआ? लीकेज हुआ मतलब? गैस लीक हुआ ना? हाँ, अच्छा। हाँ तो उसको करवा लेना, कहाँ से लीकेज हुआ है क्या है। हाँ हाँ ठीक है, करवा ले। हाँ क्या हुआ? ये MI का फोन है क्या किसके पास? जा शुभम, तेरा मोबाइल लेकर आ उधर पे, उस्मान सर को पासवर्ड भी बता देना। वो कुछ और कुछ प्राइवेट फोटोज वगैरह तो नहीं है ना? कुछ नहीं, वो लेकर आ रहा है, रोशन लेकर आ रहा है। खैर इधर आ जाओ। अभी इतनी कहानी आपको क्या समझ में आई? सुनो बच्चों, सुनो। जैसे ही सेंट्रल के पास कौन आएंगे? लिगेंड्स आएंगे, तो एक क्रिस्टल फील्ड बनाते हैं। और जो डी ऑर्बिटल है जिसकी सारे पांचों की एनर्जी पहले सेम थी, लिगेंड आने के बाद ये स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितने में? 3 और 2 में। हिस्से 2 होंगे। अब ये 3 ऊपर भी हो सकता है, 2 नीचे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा टेट्रा और ऑक्टा पर। किस पे डिपेंड करेगा? टेट्रा ऑक्टा और क्या नाम है, हाई स्पिन लो स्पिन लिगेंड पे डिपेंड करेगा। हाई स्पिन और लो स्पिन। अच्छा, वीबीटी क्या नहीं बता पा रहा था? हाँ, कलर नहीं बता, और हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बता, लेकिन सीएफटी हाई स्पिन और लो स्पिन बता पाएगा कि कौन हाई स्पिन होगा और कौन लो स्पिन होगा। लेकिन वो भी स्पेसिफिक है, हर एक वाले का भी नहीं बता सकता, इसकी भी लिमिटेशंस है, बताऊंगा मैं। ये अच्छा सुनो, ये पॉइंट का मतलब ये है, डी ऑर्बिटल के 5 डब्बे हैं। डी ऑर्बिटल के कितने डब्बे हैं? जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल के पास आता है, फॉर एग्जांपल ये कॉपर कोबाल्ट +3 है, समझो। इसके पांचों डी, जैसे ही लिगेंड इसके पास आते हैं, कौन आते हैं बच्चों? लिगेंड्स आते हैं, तो ये पांचों डिवाइड हो जाते। ऊपर 2 हो गया और नीचे क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। तो
ये ऑक्टा बनाएगा, अपन ये सब बात कर लेंगे, अभी समझ में आ जाएगी कहानी। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, देखो ये नीचे चला गया थोड़ा और ये किधर चला गया, और ये ना एनर्जी का लेवल है बच्चों। किसका लेवल है? तो एनर्जी का लेवल है, इस बात को समझो आप। तो इसके और इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा ना, तो वो डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं? ओ मतलब क्या? ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर ध्यान दो, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज डेल्टा ओ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। क्रिस्टल फील्ड ए, व्हाट इज डेल्टा ओ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। कितना स्प्लिट हुआ, ये वो एनर्जी डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा? तो इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ये डेल्टा ओ बताएगा। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर इसमें ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल होता है। कौन होता है? तो उसके लिए डेल्टा टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्या? हाँ, डी स्प्लिट होएगा। कौन स्प्लिट होएगा? डी ही स्प्लिट होएगा। ठीक है, इधर सुनो, ये पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट को कंक्लूड करूं, सेकंड पॉइंट को शॉर्ट में कंक्लूड करूं। सेकंड पॉइंट का शॉर्ट में कंक्लूजन ये है, सेंट्रल मेटल के पास जैसे ही लिगेंड आते हैं, सिमेट्रिकल अगर रहे तो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर ये अनसिमेट्रिकली ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। कितने हिस्सों में होती है? 2 हिस्सों में। हिस्से पूछूंगा तो 2 हिस्से। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें से अगर ऑक्टा बन रहा है तो मैंने क्या बोला? ऊपर नहीं, ऊपर 2। ऑक्टा वाले में ऊपर 2 नीचे 3। टेट्रा वाले में उसका उल्टा, ऊपर 3 और नीचे 2। अभी डायग्रामेटिकली भी बात कर लेंगे अपन, लेकिन इस बात को ध्यान रखो। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इधर आते हैं। ये मेरे पास ये बच्चों सेंट्रल मेटल है। कौन है? सेंट्रल मेटल है। कौन है? एक्सिस बना देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या क्या बना दिया? एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स, ये वाला वाई, और ये जो ऐसे बनाया ये कौन है? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो था डी ऑर्बिटल, वो किधर होता है? एक्स और, तो मेरे पास एक्स एक्सिस ये बनाया है और वाई एक्सिस ये बनाया है, मतलब एक्स एक्सिस ऐसा है और वाई एक्सिस ऐसा है। समझ आ रहा है? वाई एक्सिस ऐसे बना हुआ है, एक इधर होगा, ऐसे होगा। समझ रहे बात को? एक डंबल इधर पे और एक इधर पे वाई एक्सिस में। जेड एक्सिस इधर है, दिस इज योर जेड एक्सिस। ये कौन है? ये सुनो, अब मैं ये कौन है बताओ? ये जो डीजेड स्क्वायर है, कौन है बच्चों? डीजेड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? दिस इज योर डीजेड स्क्वायर। और ये कौन है? ये दोनों भी कहां दिखाई देते हैं? एक्सिस पर। कहां दिखाई देते हैं? एक्सिस पर। अब कहानी कुछ ऐसी है, एक लिगेंड आता है, ये कितने लिगेंड बता दिया मैंने आपको? कौन बताएगा? सेंट्रल मेटल को अगर 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। सही बात है? 6 लिगेंड जुड़े, ये कहां पर आ रहे हैं? कहां से जुड़ने आ रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। कहां जुड़ने आ रहे हैं? अच्छा, 2 लिगेंड आए एक्स एक्सिस पर, एक इधर और एक इधर। इसकी मुलाकात किससे हुई रास्ते में? कौन? डी ऑर्बिटल। किसकी मुलाकात हुई? डी ऑर्बिटल से मुलाकात हुई। अच्छा, जब लिगेंड किधर आ रहे हैं बच्चों? एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर जो मेरे पास लोब है, ये डी ऑर्बिटल है, उसमें रिपल्शन, वो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पर 2 लिगेंड आते हैं ऐसे, तो वाई एक्सिस पर भी है ना लोब, ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। जेड एक्सिस पर लिगेंड आते हैं, तो जेड एक्सिस वाला किसको रिपेल करेगा? डीजेड स्क्वायर को। तो रिपल्शन कौन ज्यादा फील करेगा? मैं आपके सामने, ठीक है, ये देखो 5 डब्बे बनाता हूं, नाम दे देता हूं एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अच्छा, ये पांचों में सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करेगा? ये दोनों। क्यों? रीजन, लिगेंड कहां से आ रहे हैं जुड़ने के लिए? एक्सिस पर। और उनके काम में बाधा कौन डाल रहा है? कौन से वाले? डी ऑर्बिटल। पांचों में से एक्स, हाँ, स्क्वायर वाले जो एक्सिस पर होते हैं। इसलिए जैसे लिगेंड आया तो ये वाले पे रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा, और ये भाग जाएंगे हाई एनर्जी लेवल पर। कहां भाग जाएंगे? अच्छा, ये वाले किधर होते हैं? एक्सिस के बीच में होते हैं। इनका भी लोब बनाऊंगा ना तो किधर होगा? एक्सिस के बीच में।
समझ आ रहा है? तो ये वाले कम रिपल्शन फील करेंगे, तो बेसिकली ये वाले कहां भाग जाएंगे, ऊपर, और ये वाले कहां चले जाएंगे, नीचे। तो ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ऊपर हो गए 2 और नीचे हो गए 3। और ये मैंने क्या बनाया, ये 6 लिगेंड आएंगे तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। नहीं समझा अभी भी? थोड़ा सा देखो, आसान चीजें नहीं है ये सब। ओके, वापस एक बार, पूरे 5 ऑर्बिटल आप लोगों ने देखे, इनमें से कितने ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं, एक्सिस पर 2 होते हैं, एक x² - y² वाला और एक z² वाला। तो लिगेंड जब ऑक्टाहेड्रल बनता है तो लिगेंड्स कहां से जुड़ने आते हैं, एक्सिस पर। एक दो लोग आएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। 2 लोग आएंगे वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। 2 लोग आएंगे जेड एक्सिस के दोनों कॉर्नर पर, दोनों छोर पर। जब वो जुड़ने आते हैं तो रास्ते में कौन है भाई, डी ऑर्बिटल्स है एक्सिस वाले, तो उनका रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो एक्सिस के बीच वाले उन पे रिपल्शन क्या होगा, कम। तो मैक्सिमम रिपल्शन जिसको होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। समझ आ रहा है? और जो एक्सिस के बीच वाले उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाता है जिसका नाम हम लोग ने बोला है ईजी, और 3 नीचे चला जाएगा इसका। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या कहानी हुई, 2 ऊपर 3 नीचे। ऑक्टाहेड्रल में इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, उसको डेल्टा ओ कहते हैं। ओ बोले तो ऑक्टाहेड्रल, ओ स्टैंड्स फॉर, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कितना स्प्लिट हुआ ये वो पैरामीटर है जो आपको बताएगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा स्प्लिट हुआ, अगर कम है तो कम स्प्लिट हुआ। तो ये वो मेजरमेंट है जो आपको स्प्लिट कितना हुआ ये बताएगा। नाम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी आ जाता हूं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल पर बच्चों। किस पे आ जाता हूं, टेट्राहेड्रल पर। ये आपका कौन है, सेंट्रल मेटल है, कौन है। और यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक लिगेंड। कौन है ये कौन है, ये कौन है, ये भी कौन है। क्या आपको ये टेट्राहेड्रल फील हो रहा है क्या, सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड इधर जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है, इधर पे ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर देखो ना ऐसे, ठीक है। और ये हो गया एक, और एक इधर जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे, और एक इधर जा रहा है इधर ऐसे, ठीक है। और एक जा रहा है पीछे ऐसे, ठीक है। मैं बताता हूं, जरा पेन देना, पेन दे दो फटाफट से। ये देखो, ये सेंट्रल मेटल है, ओके। एक इधर जा रहा है, एक इधर पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ है, ओके। और एक इधर जा रहा है, ऐसे कुछ है। अब इसको मैं अगर आपके सामने ऐसे कर दूं तो देखो ट्राइपॉड हो गया, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है? तो इसी को जो है ना ऐसे किया गया, ऐसे अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा है, देख लो, ये ट्राइपॉड ही है। तो यहां पर सेंट्रल मेटल है, और ये जो आपको साइड में 4 आपको और दिखाई दे रहा है वो कौन है, लिगेंड्स है। कौन है, लिगेंड का पोजीशन है। सुनो बात को, ए दिस इज योर, ये आपका एक्स एक्सिस है, जल्दी से देख लो, व्हाट इज दिस, एक्स एक्सिस। और आपका ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, जिसको यहां पर ऐसे बताया है, वाई एक्सिस है। कौन है ये, वाई एक्सिस है। और आपका ये जो आप देख रहे हो ये व्हाट इज दिस, जेड एक्सिस रे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। अच्छा, क्या आप मुझे इस डायग्राम में देख के बता सकते हो, इस डायग्राम में देख के बता, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, कौन है ये, और ये कौन है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस ऐसे आएगा सामने, एक्चुअल में यहां ऐसा बता रहे हैं अपन, एक्चुअल में एक इधर आएगा, ऐसे आएगा। अब याद करो, सेंट्रल मेटल का एक ऐसे था, एक लिगेंड इधर है, कहां प्रेजेंट है, अभी बताया था ना मैंने ऐसे करके। देखो ना, ये वाला, ये देख रहे हो, ये देखो ना, ये किधर आ रहा है, एक्स वाई, और ये आ रहा है लिगेंड। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो जा रहा है ऐसे वाई एक्सिस। ये लिगेंड किधर है, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है। अच्छा, अगर आप बच्चों इसको देखोगे, ये वाला देखोगे ना, ये वाला नीचे कौन है, जेड एक्सिस, नीचे कौन है, और ये कौन है, एक्स एक्सिस। ये वाला कहां आ रहा है, बराबर, मतलब एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। जितने भी लिगेंड देखोगे ना आप, ये वाला भी देख लोगे आप, ठीक है। तो ये सब, ये और ये किधर आ रहे हैं, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 ऑर्बिटल्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल है जो एक्सिस के बीच में आया करते हैं, 3। कौन कौन है वो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड। अच्छा, अब की बार सेंट्रल मेटल को जो लिगेंड जुड़ रहे हैं वो एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। तो मैक्सिमम रिपल्शन कौन फील करेगा, 3 या वो 2, 3 वाले। तो 3 वाले का अब की बार एनर्जी क्या होगा, टेट्राहेड्रल में ज्यादा हो जाएगा, और 2 वाले का कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिपल्शन कौन फील करेगा, एक्सिस के बीच वाले।
इसलिए 3 डब्बे ऊपर और 2 डब्बे नीचे होते हैं। कहानी को समझ आई? वापस से दोनों में कंपैरिजन समझ लो। एक्सिस पर मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2। एक स्क्वायर वाले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड कहां से जुड़ेंगे? एक्सिस से। और एक्सिस पर मेरे पास d ऑर्बिटल कौन से होते हैं? स्क्वायर वाले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कौन? dz। तो उनका रिपल्शन क्या होगा? तो 2 ऊपर और 3 नीचे चले जाएंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल में बताया मैंने, टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है वो कहां से जुड़ते हैं? एक्सिस से आते हैं कि एक्सिस के बीच में से? बीच में से। अच्छा, बीच में कौन प्रेजेंट होता है? 5 में से 2 3 x dx y dy z और dz x। तो ये तीनों का मैक्सिमम रिपल्शन होगा। तो टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर। कुछ कहानी समझ आ गई एक ही बार में? अभी सुनो, ऑक्टा में ऊपर कितने, नीचे कितने? टेट्रा जब बनेगा ऊपर नीचे। तो ये किस बेसिस पर बात किया अपन ने? जब आपको डी ऑर्बिटल की कहानी, देखो टेक्स्ट बुक में भी इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है। समझ आ रहा है? अभी डायग्राम को समझने चले जाओगे तो नहीं समझेगा आपको एक्चुअल में है क्या। तो इसमें ट्राइपॉड बता दिया ना कैसे बन रहा है। तो टेट्राहेड्रल बना, टेट्राहेड्रल के लिए कहानी है। अच्छा, अब आगे सुनो, ये नीचे देखो, ये डायग्राम बनाया, इसमें आपको दोनों दिया हुआ है। ये ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कितने हैं? 2, नीचे कितने हैं? अच्छा, टेट्रा जब बनेगा तो टेट लिखा हुआ देखो, नीचे 2 और ऊपर 3, उल्टा बनता है। याद रहेगा? एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा देता हूं, जरा उसको लिख लीजिएगा आप। अच्छा, डेल्टा ओ ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको या डेल्टा टेट? डेल्टा टी ज्यादा दिखाई दे रहा है, डेल्टा ओ? हाँ, तो डेल्टा टी जो है ना बच्चों, ये आपका 4/9 टाइम्स कितना, इसको याद रखिएगा आप। डेल्टा ओ के 4/9 टाइम्स होता है। 4/9 को काटोगे आप तो 0.44 होगा। कितना होगा? तो ये कम है ना, उसका 0.44 टाइम्स है। समझे? नहीं समझे? ये रिलेशन लिख के रखो वहां पर। डेल्टा टी आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, डेल्टा ओ? डेल्टा ओ। तो डेल्टा टी जो है वो कितना टाइम्स होता है इसका? 0.44 टाइम्स। जैसे मैं नंबर ले लूंगा, अगर आप इसको 10 मान लो, 10 कितना, तो 10 इंटू 0.44 4.4 होगा। तो अगर ये 10 होगा तो ये 4.4 होगा। समझे? ओके, कर लीजिए इसको जरा, इसको नोट किया। डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4/9 टाइम्स। 4/9 बोले तो 0.44 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। अच्छा, ये वाले डेल्टा और ये वाला डेल्टा कौन है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है। कौन है ये? वापस है, डेल्टा कौन है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, रिलेशन क्या है इनके बीच में? तो आप बोलेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, इनका जो यूनिट बताया जाता है ना बच्चों, ये आप जो देख रहे हो बीच में, ये क्या है? 5 डब्बे। कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से उधर 2 ऊपर और 3, यहां पर 5 में से टेट्रा जब बनता है तो 3 ऊपर और 2 नीचे चला जाता है। समझ गए कहानी? और इसके अलावा बाकी चीजें फिर अपन थियरी में करते हैं। चलो, तो जो मेन कंक्लूजन था ना वो मैंने बता दिया बच्चों। हाँ, मेन कंक्लूजन बता दिया हूं, बस आपको अभी लाइन वाइज बताना है। किधर किधर चल रहे थे अपन, कौन सा पॉइंट? तीसरा पॉइंट करते हैं। डेल्टा ओ का नाम क्या है? हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? इसकी वैल्यू, इस समोसे की वैल्यू तुम क्या जाने रमेश बाबू? ये समोसे की वैल्यू ना डिपेंड करती है लिगेंड के स्ट्रेंथ पर। किस पे डिपेंड करती है? अभी लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। इधर सुनो बच्चों, अगला हमारा पॉइंट है डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, लिगेंड्स के 2 क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो अभी आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस डोनर है। कौन कौन? अगर मेरे पास ऐसे लिगेंड है जिसके अंदर कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है या फास्फोरस डोनर है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। कौन होंगे? ये देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर। जैसे ये वाले में देखोगे तो यहां पर पहले किसका लिखा? कार्बन डोनर है, एनसी लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर है।
नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। कार्बन मोनो में एक्चुअल में कार्बन डोनर है, अमोनिया में कौन होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, ईडीटीए में बताया कौन डोनर होता है, तो नाइट्रोजन डोनर है, समझ में आ रहा है। तो ये सब ईडीटीए मालूम नहीं है, -4 4 ऑक्सीजन होते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने। कौन सा डेंटेट होता है भाई, कहां से आया, हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते थे अपन। हाँ पॉली के अंदर एग्जांपल में आता है, लेकिन हेक्साडेंटेट है। कौन सा डेंटेट है, अभी नए बच्चों को नहीं मालूम है डेंटेट वेंटेट क्या है, तो वीडियोस क्लियर, वीडियोस देखो अच्छे से शांति में बैठ के, सब समझ आएगा। अच्छा आगे देखो, ये ईएन कौन है, लिखा है नाम उधर पे। इथिलीन डायमाइन में कौन डोनर होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है। कौन होता है, आर कंसीडर टू बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आप ना ये जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका क्वेश्चन शॉर्ट भी बन सकता है, ठीक है। राइट द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ऐसे करके आपको एग्जांपल आ सकता है। कौन कौन है, जितने टेक्स्ट बुक में दिए उतने याद कर लो, ठीक है। वैसे शॉर्ट में कैसे बोलोगे, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस जिसमें डोनर होंगे, हाँ तो अभी इतने याद करो। चलो एक एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के, NC माइनस, CN माइनस, और हाँ NH3 है, EDT है, EN है, और कार्बोनिल है, कार्बोनिल कार्बन मोनो। चलो दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग, सुनो ए इधर सुनो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आता है, अभी अपने को ना डिसाइड करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो लो स्पिन या हाई स्पिन। सुनो बात को, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ, मान लो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो ऊपर कितने डब्बे जाते हैं, 2, और नीचे 3। अब इसको समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए तो 3 नीचे चले गए और 2 डब्बे ऊपर चले गए। अब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है मुझे, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, फिल करना है। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर कितने हैं बच्चों, 4 हैं, डी पे कितने हैं, 4। तो आप क्या करते हैं, 1 हंस रूल, 2 3, अब इसके बाद ये भी डी है ना, 4 ऐसे भरने जाओगे। लेकिन क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है, ये जो 2 फ्लोर है और ये जो सॉरी जो 2 BHK और ये 3 BHK बोल दूंगा, 5 BHK डिवाइड हो गए, 3 नीचे चला गया और 2 इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर 1 2 3 भरूंगा तो चौथा ऊपर जाएगा या इसी में भरना चाहेगा, इसी में भरना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। नहीं समझे बात को, ये जो आपने 3 BHK ये ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, और जो आपका 2 BHK 5 में से 3 नीचे चला गया और 2 मान लो क्या नाम है 20 माले पे चला गया। नहीं समझे बात को, तो आप सिंगल सिंगल जब ऐसे भरोगे तो जो चौथा आएगा उसको ऊपर भेजोगे 20 माले के, बोलेगे चल भाई इधर ही रह जा तू। हाँ ये सुनो, यानी पैरिंग होगी, क्या होगी, तो अब पैरिंग होगी तो लो स्पिन या हाई स्पिन, समझ आ गया। तो अब सुनो कहानी सुनो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड क्या है, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मान लो नीचे का एक एक सिंगल सिंगल भर दिया, तो नेक्स्ट क्या इधर पे ही जोड़ी शुरू कर दोगे या ऊपर भेजोगे, पैरिंग शुरू कर दोगे ना। तो पैरिंग इज फेवर्ड, पैरिंग इज फेवर्ड मतलब लो स्पिन। अब आपको कहानी क्लियर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन बनाएगा, क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन बनाएगा। कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराया। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जब सिंगल सिंगल भरने के बाद अपने को पैरिंग करना होता है हंस रूल के बाद, हंस रूल लगाते हैं तो सिंगल सिंगल जब भरोगे तो नेक्स्ट ऊपर जाओगे या उधर पे पैरिंग कराओगे, नीचे ही, नीचे ही कराएंगे, तो ये क्या हो गया, लो स्पिन हो गया। क्या हो गया, ये लो स्पिन। कुछ आई बात समझ में। अच्छा अब सुनो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की। किसकी बात करते हैं, ये देखो यहां लिखा भी, हाँ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड, पैरिंग इज फेवर्ड, दीज लिगेंड टेंड टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब अगला टॉपिक सुनो, इसी में इसी थर्ड पॉइंट का ये वीक फील्ड लिगेंड कौन है, देखो ये फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, यानी आप हेलोजन पूरे ले लो, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया। उसी के साथ साथ थियोसाइनाइड, एक कौन डोनर है बता सकते हो इसके अंदर, सल्फर डोनर है, वेरी गुड, ठीक है। और ये ऑक्सलेट के अंदर कौन डोनर होता है, ऑक्सीजन डोनर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो आप समझ में आ जाएगा। ऑक्सलेट ए बाइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट होता है, ये समझ आ रहा है। अच्छा HCN एम्बिडेंटेट, वेरी गुड, मतलब इसमें सल्फर भी डोनर होता है और एट ए टाइम एक करेगा कोई लेकर। ए सुनो, वीक फील्ड लिगेंड आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर हेलोजेंस, ऑक्सीजन इधर ले लिया इन्होंने एग्जांपल, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब एग्जांपल हो गए। अच्छा अब सुनो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग कम कराएगा, क्या कराएगा, तो अब ये जो देखो इतना ऊपर चला गया था ना, ये इतना ऊपर नहीं जाएगा। अब D4 मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, क्या भरना है बच्चों, 1 2 3, अभी चौथा जब भरना है मुझे तो मैं पैरिंग कराऊं कि ऊपर भाग जाऊं, क्योंकि डिफरेंस क्या है,
पेयरिंग फेवर हुआ? नहीं। पेयरिंग अगर फेवर नहीं हुआ तो हाई स्पिन है। अब बहुत आसान है, अब चीजें बहुत आसान है। सेंट्रल मेटल के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, पेयरिंग इज फेवर्ड, लो स्पिन। क्या हो जाएगा? लो स्पिन। वीक फील्ड लिगेंड आया, स्प्लिटिंग थोड़ा कराएगा, जब इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो पहले सिंगल सिंगल सब में भरेगा, फिर जोड़ी बनेगी। सिंगल सिंगल भरने के बाद मतलब पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड, तो हाई स्पिन बनेगा। खत्म हो गई बात। ठीक है, ये देखो स्मॉल डेल्टा ओ की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? स्मॉल रहेगी एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं, सुनो। ये डिफरेंस बहुत कम है। इधर सुनो, जोड़ी बनाना मतलब शादी करवाना। जोड़ी बनाना मतलब क्या? रब ने बना दी जोड़ी। ये सुनो, इस कहानी से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ए डी के ऊपर कितने हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, ध्यान दो। 1 2 3। चौथा पेयरिंग होगा या ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। सुनो, यहां से वहां जाने में एनर्जी जो लगती है और जोड़ी बनने में जो एनर्जी लगती है। अब यहां से यहां जाने में एनर्जी क्या लग रही है? लो से हाई ऑर्बिट में जाने के लिए क्या हो रही है? एनर्जी कम लग रही है। अगर वो शादी कर लेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस वजह से वो कौन सा फेवर करेगा? शादी नहीं करेगा, भाग जाएगा। नहीं समझे बात को? देखो दो चीजें बच्चों, सुनो सुनो। अभी क्या है, ये अपना घर है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये अपना भागने का रास्ता है। क्या है? अगर भागने का रास्ता जहां मतलब वो नजदीक है मेरे से, ठीक है, भागने में मेरे को कम खर्चा हो रहा है भाई, टिकट का सिर्फ पैसा लग रहा है ट्रेन का 100 रुपए, समझ आ रहा है? 500 रुपए मान लो, और शादी करने में खर्च हो रहा है 1 लाख रुपए। अब क्या करना चाहोगे आप? भागना पसंद करोगे, शादी करना पसंद करोगे? समझ आ रहा है? तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब नजदीक रहेगा तो इसलिए उधर भाग जाएगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा, और पेयरिंग नहीं करेगा तो ये हाई स्पिन है। अच्छा, अब ये बहुत दूर है, अब आपको इंडिया से भागना है, यूएस जाना है, समझ रहा है? भागना है तो डायरेक्ट उधर जाना है। अब घर वाले बोलते हैं दो ऑप्शन इधर पास, या तो बाहर भाग जाए या तो शादी कर ले। समझ आ रहा है? ए सुनो, और खर्चा तुमको ही करना, शादी भी करेगा तो तू ही खर्चा करेगा, और बाहर भागेगा तो ही खर्चा करेगा। तो अब ये बाहर भागने के लिए जा रहा है 10 लाख रुपए, समझ आ रहा है? सब वीजा वीजा सब दुनिया भर का लेके 10 लाख रुपए जा रहा है, और शादी करने में 1 लाख रुपए लग रहा है। शादी करेगा ना यार, दहेज मिलेगा, फिर दोनों मिलके जाएंगे, ऐसा ना? ये तो वो तो अपना पैसा थोड़ी है, यहां दिक्कत हो रही है कि अपने को खर्चा करके जाना पड़ेगा। ये समझा नहीं समझा? कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, अगर ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो पेयरिंग करने में अगर कम एनर्जी लग रही है तो पेयरिंग करेगा। इफ पेयरिंग इज फेवर्ड हाई और लो, पेयरिंग इज फेवर्ड लो स्पिन, ठीक है। अगर ये डिफरेंस कम है तो भाग जाएगा उधर पे, और पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड, अगर पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड तो समझ आ रहा है? कुछ कहानी समझ आ गई? तो क्रिस्टल यहां पर जो है ना बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थियरी से हम लोग हाई और लो डिसाइड कर पा रहे हैं। क्या डिसाइड कर पा रहे हैं? हाई और लो स्पिन डिसाइड कर पा रहे हैं। वीपीटी में ऐसा कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। अभी एक शॉर्ट में एक सवाल पूछूं आपसे, ठीक है, इस पॉइंट का कंक्लूजन वाला पॉइंट सुनो। आपको सिर्फ लो और हाई स्पिन बताना है। अगर सेंट्रल मेटल के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन या लो स्पिन बनेगा? लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग आएगा तो लो स्पिन बनेगा। क्यों? उसकी कहानी बता चुका मैं आपको। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड अगर आता है तो हाई स्पिन बनेगा। खत्म हो गया। तो वीक आएगा तो हाई, लो स्पिन आएगा तो सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो लो स्पिन बनेगा। आई होप कहानी समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं? एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इसके? एग्जाम्पल याद करने का तरीका आसान है। अगर हम लोग ऐसे बोले कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डोनर है, कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डोनर है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर हेलोजन ऑक्सीजन और सल्फर डोनर है तो क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। और यहां पर कुछ एक ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर को भी याद करना रहेगा। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, चलो ठीक है, थोड़ा ही बचा हुआ है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उड़ा देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा बच्चों आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसको मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं? टिक मार्किंग देखने वाले हैं, ओके। लास्ट टाइम पूरी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, आज पॉइंट देख लेते हैं।
और हमको पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। नए बच्चों को ये वाली चीज समझना डिफिकल्ट होगा। पहला लेक्चर सिर्फ तुम्हारा है ना, और किसी का है? बाकी सब लोग प्रेजेंट है ना? रिकॉर्डिंग से कवर करने का, जो छूटेगा कभी बीच में भी एब्सेंट होगा तो रिकॉर्डिंग से कवर करना। फिर गायब हो गया क्या? इसको टिक मार्क करो। क्या टिक मार्किंग कराया उसका? इस थर्ड पॉइंट तक हो गया? तो क्या बोल रहे थे कि नहीं बताया? हाँ बताया ना, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। नहीं किया टिक मार्क? कर लो टिक मार्किंग कर लो, चलो यहां से टिक मार्क करो, पूरा ही टिक मार्क करना है इसके अंदर, ठीक है। लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन प्योरली। इतना भी लिख दोगे तो काफी चलेगा, इतना भी लिख दोगे ना चल जाएगा। आपको मैंने क्या बोला था, सीएफटी के अंदर सेंट्रल मेटल कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? फिजिक्स। फिजिक्स में चले जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ आ रहा है? इसके अंदर कोई, जैसे बीबीटी में बोलते थे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है, इसमें ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन। यहां पर पहला पॉइंट टिक मार्क करो यहां पर। अच्छा ये वाला भी लिखना है इसके अंदर, हाँ। जब सेंट्रल मेटल अकेला है, सेंट्रल मेटल क्या है? इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अच्छा चलो नए बच्चों के हिसाब से भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब सेंट्रल मेटल अकेला होता है, लिगेंड्स नहीं आए हैं, ठीक है, जब तक कोई उससे आएगा जुड़ने के लिए नहीं, जो 5 ऑर्बिटल होते हैं इन सबका एनर्जी क्या रहता है? सेम। मतलब सारे 5 डी जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? इसको मैंने शॉर्ट में लिखने कैसे बताया था? इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल 5 ऑर्बिटल ये बोल दोगे आर डी जनरेट, ऐसे बोल दोगे। क्या बोल दोगे? या कैसे लिख सकते हैं? हैव द सेम एनर्जी, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ऑल द डी ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड क्या नाम है गैसियस सेंट्रल मेटल एटम आर डी जनरेट। क्या बोलेंगे? डी जनरेट। और डी जनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी, सबका एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब तक लिगेंड नहीं आएंगे स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब तक लिगेंड नहीं आएंगे स्प्लिटिंग, लिगेंड आया तो हो सकता है ऊपर 2 नीचे 3, या हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, टेट्रा बना रहा है, या स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर की कहानी अपने को नहीं है। सेकंड पॉइंट बोला था, व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल दे क्रिएट क्रिस्टल फील्ड अराउंड द मेटल इफ इट वर सिमेट्रिकल। अच्छा ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, हाँ ये मार्कर ही नहीं आ रहा इसका, टिक मार्क कर ही लो उसको, पूरा ही कर लो, छोड़ो। यूजुअली द फील्ड क्रिएटेड इज नॉट सिमेट्रिकल। ये आमतौर पे क्या होता है, जो क्रिस्टल फील्ड होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होती है, तो डी जनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब पांचों का एनर्जी क्या था? पांचों का एनर्जी क्या था? तो पांचों का एनर्जी सेम रहेगा, तो मतलब डी जनरेसी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। यानी ये 3 का अलग हो जाएगा और ये 2 का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कितने जाते हैं? 2, और नीचे कितने आते हैं? तो नीचे 3 चले गए, ऊपर 2 चले गए, तो लेवल क्या हो गया? चेंज हो गया। टिक कर ही लो यार इसको पूरा यहां तक। सेपरेशन ऑफ एनर्जी स्कोर 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल क्रिस्टल, पूरा ही लिख लो, उसमें कुछ काटने जैसा नहीं है इसमें। अभी एक तो ये मार्कर नहीं आ रहा, अभी रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बहुत बेस बनाना पड़ा था आपका। याद है ऑर्बिटल्स की कहानी मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम थी। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, दिखते कैसे हैं पता था? कुछ ही बच्चों को पता होगा। 11th में जिसको मैंने पढ़ाया तो उनको पता होगा, बाकी और जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता रहेगा। ये टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। आओ मैं पहले डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम देख लो, अगर ये समझ गया ना आपको, तो फिर ये थियरी में क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन है, कौन है बच्चों? सेंट्रल मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल ले सकते हो आप, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट +3। कौन? कोबाल्ट +3। कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 27। 27 में से अगर मैं 3 निकाल दूं 24। डी के पास कितना होगा पता है इसका? 3D सीरीज से बिलोंग करता है ये। डी के पास कितने होंगे पता है? 6 होंगे। वेरी गुड। 24 में से 18 निकाल देने का, तो जो बचेगा वो डी के ऊपर होगा। कैसे डिसाइड करते हैं सुनो, चलिए आइए। ओके, तो कोबाल्ट मेरे पास क्या है बच्चों? +3। इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। +3 मतलब 3 निकाल दो, कितना बचा? तो ये समझ जाना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। 24 में से 18 तो आर्गॉन का ही हो जाएगा, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो। 24 में से -18 कर दो, आपको कितना मिला बच्चों? तो डी के ऊपर कितना होगा? 6 होगा। ये बात समझ लेना, इस तरीके से आप निकालते हैं इसको। अगर आपके एलिमेंट कहां से बिलोंग करें? 3D सीरीज से। कहां से?
3D सीरीज कैसे याद करते हैं ये मैं आपको DNF ब्लॉक में सिखाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं उसको कैसे याद करते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, याद आ रहा है? तो 3D सीरीज के एलिमेंट ये 21 से लेकर 30 तक है। कहां पर? 21 से लेकर पूरे आप फिंगर पे से याद कर सकते हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, तो कोई है ये कितने पर आ रहा है? देखो 7 फिंगर पर आ रहा है, मतलब 27 है। उसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? तो 3 निकाल दो, कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 24 में से 18 कितने किधर होंगे? आर्गॉन का हो जाएगा। बचे कितने? 6, तो वो 3D के ऊपर होंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, डी के कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे। ये 5 डब्बे एक साथ होंगे कब? पॉइंट में पढ़ा है कि जब लिगेंड नहीं आते तो ये पांचों के पांचों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ही, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं हम लोग? जब तक कोई लिगेंड नहीं आता इसके पास, ये पांचों का एनर्जी क्या रहता है? ये पांचों डब्बे एक साथ है बच्चों। पांचों डब्बे क्या है? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। अभी अब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो कितने लिगेंड आएंगे? 6। कहां पर आएंगे? एक्सिस पर आएंगे कि एक्सिस के बीच में? एक्सिस पर। अच्छा, एक्सिस पर मेरे पास ये 5 में से कौन होते हैं? जैसे मैं नाम लिख देता हूं, मान लो इसका नाम लिख दिया DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और ये तो इसमें से जो स्क्वायर वाले दो हैं जो एक्सिस पर होते हैं किधर भाग जाएंगे? दे विल फील मैक्सिमम रिपल्शन अलोंग एक्सिस, दे विल फील मैक्सिमम रिपल्शन अलोंग एक्सिस। ठीक है, और ये वालों का मिनिमम रिपल्शन होगा, ये एक्चुअल में किधर जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसका एनर्जी हाई हो जाएगा और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। 2 वाले का नाम EG होता है, 3 वाले का नाम T2G होता है। अभी सुनो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है? डेल्टा O, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है ये। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टा के लिए O लिखा जाता है। ऑक्टा के लिए क्या लिखा जाता है? अच्छा, अब सुनिए, ये इस लेवल से ऊपर गया था और ये इस लेवल से किधर आया? तो ये इस लेवल से कितना ऊपर है? इसको कैसे याद करेंगे? सुनो बात को। ये टोटल कितने लोग हैं? 5। कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग की एनर्जी, इसमें से 2 ऊपर चला गया, तो ये ना उल्टा याद रखने का। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? ये कितना है? 3, तो 3/5 डेल्टा नॉट। कितना? ठीक है, और ये कितना होगा? उसमें से ऊपर 2 चला गया ना, तो स्क्रीन वाले के लिए 2 आ जाएगा, 2/5 डेल्टा नॉट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। डेल्टा नॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब है 1 डेल्टा नॉट। कितना? तो इस 1 का कितना हिस्सा? ये डिफरेंस कितना है और ये कितना है? ठीक है, तो ये आपका होता है बच्चों पॉइंट क्या नाम है? 6 हो जाएगा, 0.6 डेल्टा O। और ये कितना होना चाहिए? दोनों को प्लस करो, कितना आएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 3 और 2 में जो एनर्जी डिफरेंस है उसका सिंबल क्या है? डेल्टा O। 1 डेल्टा O है। कितना है वो? सेम लेवल से एक 3 नीचे चले गए, 2 किधर चले गए। तो अगर उस लेवल से बात करो कि ये कितना ऊपर और ये कितना नीचे है, तो 2 वाले के लिए कितना याद रखोगे आप? ये रेशो कैसे याद है? 2 वाले के लिए 3/5 और 3 वाले के लिए 2/5 होता है। ठीक है, ऐसे नंबर आप याद कर सकते हो। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर भी याद आ जाएगा। ये 2/5 को काट देते हैं, 5 1 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 आ गया 0.4। अच्छा, ये वाला 3/5 को भी काट देते हैं, 5 1 5, पॉइंट लगाया, 0, 6 30 हो गया। बोलो आ गया कि नहीं? आ गया ना? एक मिनट ना, इधर देखो। हम लोग थे बच्चों एक कोबाल्ट के ऊपर। मैंने डी के इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा, समझ आया आपको? पहले आपको एटॉमिक नंबर का ज्ञान होना चाहिए। उस पर जितना चार्ज है उसमें से माइनस कर दो, जितना चार्ज है उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। जो बचा उसमें से 18 आर्गॉन का हो जाएगा, जो बचा वो डी पे डाल दोगे। 24 बच रहा था इसका, 24 में से 18 निकालो, कितना बचा? तो ये आपको पता करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो यही सब चीजें फाइंड आउट करनी होगी अपने को। रिकॉर्डिंग चालू है, बंद नहीं किया था मैं। अच्छा, अभी आगे सुनो बच्चों। ये सारी चीजें बता दिया था ना मैंने। ये लो स्पिन और हाई स्पिन सुनो। एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताया तो आप यहां पर लिख सकते हो उसको, हाँ, जैसे डिवाइड करके क्या आएगा। लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे डिसाइड होगा? लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे डिसाइड होगा? ये लिगेंड आपके कौन से जुड़े हैं? अभी फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट के पास मान लीजिए CN साइनाइड जुड़ता है। कौन जुड़ता है? साइनाइड। साइनाइड के अंदर आपका कौन है? कार्बन डोनर है। ठीक है, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, फास्फोरस डोनर, CNP। कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस अगर डोनर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन बनाते हैं। अब कुछ लोगों को आपको लो स्पिन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो सुनो लो स्पिन क्या होता है। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो मैं इधर पे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करता हूं। पहले कम में भरूंगा, उसके बाद फिर ज्यादा में। तो यहां पर भरा आपने 1 2
फिर 3 भर दिया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन के हाई स्पिन, लो स्पिन में पहले इधर पे सिंगल सिंगल हंट्स के अकॉर्डिंग भरना है। फिर जो नेक्स्ट 3 होंगे वो लो स्पिन में ऊपर जाने चाहिए या इधर ही पैरिंग होगा। लो स्पिन जो है ना फेवर्स पैरिंग को फेवर करता है। तो 3 भरने के बाद 4 5 6 लो स्पिन में ऐसे भरा जाएगा। लो स्पिन में कैसे भरा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 पैरिंग करोगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें कोई फ्लोरीन माइनस लग गया। ये कौन सा लिगेंड है? फ्लोरीन माइनस, सॉरी -1। कौन है ये? वीक लिगेंड क्या बनाते हैं? हाई स्पिन। अब हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? सुनो, 1 2 3 4 5 भर दिया सब सिंगल सिंगल, फिर बनेगा 6। आया समझ में? हाई स्पिन में ऐसा होगा। तो हाई स्पिन में पहले ही जोड़ी नहीं बनेगी। पहले क्या होगा? 1 2 3 पहले सिंगल सिंगल सब में भरेंगे, उसके बाद आप नहीं बचा तो फिर आप शुरुआत से जोड़ी बनाते हुए आएंगे। कुछ आई बात समझ में? लो स्पिन में क्या करेंगे जल्दी से बताओ? लो स्पिन में क्या करेंगे? पहले हंट्स रूल के अकॉर्डिंग भरने का। हंट्स रूल मालूम है ना? हंट्स रूल क्या होता है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर जोड़ी बनती है। तो सिंगल सिंगल हमने भर दिया, नीचे फुल हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए। अब वो ऊपर कब जाएगा और नीचे ही जोड़ी में कब बनेगा? ऊपर कब जाएगा? अरे ऊपर, हाँ कम गैप रहेगा, बराबर है। हाई स्पिन के लो स्पिन ये बताना है। हाई स्पिन में ऊपर जाएगा और लो स्पिन में क्या? लो स्पिन गरीब आदमी है, समझ आ रहा है? तो वो पहले ही क्या करने लगेगा? जोड़ी करने लगेगा। तो आपको ना शॉर्ट में ये याद रखना है। ये देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब शॉर्ट में एसएफएल लिख दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कौन सा कंपाउंड बनाते हैं बच्चों? लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन, ठीक है। लो स्पिन फेवर्ड करते हैं और पैरिंग होगा। क्या होगा? पैरिंग होगा बिफोर जंप करके ऐसे बोल सकते हैं, पैरिंग इज फेवर्ड ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड। कौन? वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाते हैं? हाई स्पिन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? जंप कराएंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं पैरिंग इज नॉट फेवर्ड, पैरिंग इज फेवर्ड, पैरिंग इज नॉट फेवर्ड। हाई स्पिन में जब सिंगल सिंगल जंप करके वो भी भर जाएगा, उसके बाद जोड़ी करेंगे। यानी दो चीज है, या तो जंप करना है या तो जोड़ी बनाना है। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? लो स्पिन में पहले जोड़ी बनेगी, जब फुल हो जाएगा तब ऊपर जाएगा, ठीक है। हाई स्पिन में पहले ऊपर भरेगा, नीचे भरने के बाद सिंगल सिंगल भरने के बाद ऊपर सिंगल सिंगल भरेगा। जब ऊपर भी सिंगल सिंगल भर जाएगा, उसके बाद भी बच गया तो फिर जोड़ी बनेगी। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है बस, कि किसमें पहले जोड़ी बनाना है, किसमें पहले जंप करना है। अंडरस्टूड? लो स्पिन में पैरिंग पहले कराएंगे, फुल हो जाएगा तो फिर ऊपर जाने का। हाई स्पिन में, हाई स्पिन सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर ऊपर भी सिंगल सिंगल, उसके बाद भी भर जाता है तो फिर जोड़ी बनेगी, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं बच्चों आपके सामने। अच्छा, इसको जो है ना बच्चों, ये जो डेल्टा ओ है ना, इसको अपन 10 DQ भी बोलते हैं। और ये जो DQ है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ये सब आपको बुक में नहीं लिखा हुआ है। डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियल ऑफ, फुल फॉर्म लिखो बस, 10 DQ डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी है सब इसके अंदर। अभी मैं कुछ आसान चीजें सिखाता हूं जिससे थोड़ा सा अपने को और क्लियरली समझ आए। इतना नोट कर लिया इसको? टेक्स्ट बुक में आप यहां पर लिख सकते हैं इसको। फटाफट ही कंप्लीट कराना है यार। इधर आ जाओ जरा, ये टेबल देख लो बच्चों। ऑक्टाहेड्रल में सभी बच्चों को अभी इतना तो याद हो गया कि नीचे कितने डब्बे, ऊपर कितने डब्बे, बता जल्दी से। 2 ऊपर 3 नीचे, सही है। इतना याद हो गया है, इतना याद कर लो अभी। ऊपर की ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो ऊपर कितने डब्बे होंगे? डी के 2 और नीचे 3 होंगे। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल डी जो मैं बताया ना, 3D के ऊपर इलेक्ट्रॉन 6 बताया था, कितना बताया था? अच्छा, आपका क्रिस्टल फील्ड जो है ना, ये लो स्पिन और हाई स्पिन आप कब डिसाइड कर सकते हो? जब डी के ऊपर 4 होगा या 5 6 7 इतने में डिसाइड कर सकते हो। 1 2 3 में लो स्पिन हाई स्पिन डिसाइड नहीं कर सकते हो, मैं खुद ही बताऊंगा अभी आपको। और 8 में डिसाइड नहीं कर सकते हो। किसमें किसमें डिसाइड नहीं कर सकते बताओ? 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन रहे डी के ऊपर तो हम बता नहीं सकेंगे कि लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। तो यहां पर CFT फेल हो रहा है, समझ आ रहा है? और किसमें नहीं बता पाएगा? D8 वाले में नहीं बता पाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, जिसमें बता पाता है उसको चेक करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इसमें नहीं बता पाएगा। 1 2 3 में नहीं बता पाता है और 8 में नहीं बता पाता है। किसमें नहीं बता पाता है?
अगर डी के ऊपर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन, देखो वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको इसमें। कौन से दिखाई दे रहा है? सिर्फ D4 5 6 7 दिखाई दे रहा है। आ जाओ उसको चेक करें सभी बच्चे। इधर देखें ये कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं। एक मिनट, हाँ यहां पर गलत बनाया हुआ है ए, यहां पर एक ये डैश गलत है। हाँ ऊपर 2 डब्बे और नीचे कितने डब्बे? 3 डब्बे। ये जो आपको डैश डैश दिख रहा है वो डब्बे ही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो 2 डब्बे और 3, सब में ऐसे नीचे 3 ऊपर 2 दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऊपर 3 दिख रहा है तो वो गलत बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ समझे क्या बोल रहा हूं? जहां ऊपर 3 दिख रहा है ना वो गलत बनाया हुआ है। अच्छा अब क्या करना है मालूम है अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है बच्चों। डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 4 है। अब 4 को इनमें भरना है। अब फॉर एग्जांपल ये हाई स्पिन है। कौन सा स्पिन है? हाई स्पिन में क्या करना पड़ता है आपको? हाई स्पिन में सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर एक्स्ट्रा होगा तो वो ऊपर भेजेंगे, जोड़ी नहीं बनाएंगे। पैरिंग इज नॉट फेवर्ड, सही है। अच्छा तो आपने ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर भरा 1 2 3, फिर चौथे वाले को जोड़ी नहीं बनाया, किधर भेज दिया? क्योंकि ये हाई स्पिन है। क्योंकि ये क्या है? हाई स्पिन। आई बात समझ में? हाई स्पिन आपको कैसा पता चलेगा? लिगेंड से। हाई स्पिन आपको कैसा पता चलेगा? लिगेंड से पता चलेगा। लिगेंड अगर वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, तो हाई स्पिन लिखा है मैंने अभी ऊपर, ठीक है। अच्छा अगर ये लो स्पिन है तो लो स्पिन में 4 कैसे भरोगे? 1 2 3, चौथे को ऊपर नहीं भेजोगे, पैरिंग करवा दोगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा D5 देखो 5 बनना है हाई स्पिन, 1 2 3 4 5 ऊपर भेज दिया, जोड़ी बनाया मैंने। हाई स्पिन में जोड़ी नहीं बनेगी, पहले ऊपर भेजोगे। हाँ ऊपर का पूरा भर गया, फिर और बचता है तो फिर जोड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो 5 का ऐसा हो गया। चलो यहां पर लो स्पिन में 5 कैसा होगा? 1 2 3, लो स्पिन में पैरिंग इज फेवर्ड, लो स्पिन में पैरिंग इज, तो पैरिंग कराएंगे ऊपर भेजने से पहले। तो 1 2 3 4 5, 5 खत्म हो गए। 5 ही तो थे, कोई बचा ही नहीं ऊपर जाने के लिए, हो गया खत्म। कुछ आ रहा है? इतना तो समझ आ रहा है, इसको 5वीं वाले को भी समझ आएगा कि कैसे भर रहा हूं मैं इसको। सिर्फ भरना सीखो आप। 6 है, कितना है? हाई स्पिन में कैसे भरेंगे? 1 2 3, जोड़ी मत बनाओ अभी, 4 5, अब एक बच गया, फिर जोड़ी बनाएंगे। अभी आया समझ में? अच्छा अब इधर देखो लो स्पिन में 1 2 3, ऊपर भेजने से पहले ही जोड़ी बनाओगे लो स्पिन में, 4 5 6। अच्छा ये उल्टा एरो क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम डब्बे में ना सेम स्पिन में नहीं होता, अपोजिट स्पिन में होता है। तो एक अप है तो दूसरा डाउन करना पड़ेगा, दोनों का स्पिन सेम नहीं होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन सेम बना दो, गलत हो गया। हाँ चलो ये 7 वाला चेक करते हैं। 7 वाला बच्चों, चलो हाई स्पिन में कौन सा? 1 2 3, 4 किधर जाएगा? 4 5, फिर अब भर गया ना पूरा, तो 6 7। नहीं आया समझ में? इधर कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, अब बच गया तो अब नीचे तो जोड़ी बन नहीं सकती, तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या ये फील करने समझ आया? और ये इनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? है ना, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ तो लो स्पिन और हाई स्पिन D4 और D7 तक, D4 से लेकर D7 तक आपको अगर मैं सिर्फ ये दिखा दूं ना तो आप बता सकते हो कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। चलो एक काम करते हैं, अब मैं सिर्फ ये आपके सामने रखता हूं, ठीक है। पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए ये जरा काउंट करो, ठीक है। अब आपको इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन डिसाइड करना है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 और चौथे को ऊपर भेज दिया इन्होंने, तो मतलब ये हाई स्पिन होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 वाले को ऊपर ना भेज के इधर पे पैरिंग करा दिया, मतलब ये, तो मतलब क्या आपको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो डब्बे के अंदर, कि कौन लो स्पिन और कौन हाई स्पिन है। लेकिन अब मैं आपके सामने बच्चों, मैं देखो डब्बे बना रहा हूं, ये वाला डब्बा इस्तेमाल कर लेता हूं, ये डब्बे इस्तेमाल करता हूं। ये वही डब्बे जिनका मैं नीचे बात कर रहा हूं, 3 और 2, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वही है। अभी फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये सुनो बच्चों, कोई एलिमेंट के लिए डी के ऊपर 1 आ रहा है, कोई एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है? डी के ऊपर। अब अगर आप इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन भरते हो, अब डिसाइड करो कि लो है कि हाई है, नहीं पता चलेगा ना? पता चलेगा आपको? उधर कैसे पता चल रहा था? आप डिसाइड कर पा रहे थे, हाँ ऊपर गया तो हाई स्पिन है और नीचे ही जोड़ी कर लिया तो लो स्पिन है। अब एक ही है तो क्या डिसाइड कर पाओगे यहां से? तो समझ आ रहा है CFT यहां पर वैलिड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर 1 के लिए डिसाइड नहीं कर पाओगे आप। चलो 2 कर लेते बच्चों, तो 1 और ये 2 चाहे लो हो चाहे हाई हो, आप तो ऐसे ही भरोगे 1 2,
नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा 3 के लिए 1 2 3, चाहे वो लो हो चाहे आपको तो भरना तो ऐसे ही पड़ेगा, तो यहां पर नहीं डिसाइड हो पाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो 1 2 3 के वैलिड है नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 डी के ऊपर 4 है या 4 to 7, तो उसके लिए आप इजीली डिसाइड कर सकते हो या हाई स्पिन है या लो स्पिन। आ गया? अच्छा 8 वाला चेक करते हैं। 8 भरते हैं बच्चों। ए फॉर एग्जांपल मान लो ये लो स्पिन है, क्या ये? तो आप कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हुआ? नहीं 1 2 3 4। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। अभी मैं ये लो के लिए आपने किया, किसके लिए किया बच्चों? लो स्पिन में पहले जोड़ी बनाया फिर ऊपर भेजा, सही है? अब D8 मान लो हाई स्पिन है। हाई स्पिन कैसे भरते हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 8। उड़ी बाबा ये तो वैसे ही है जैसा पहले था, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे? आया समझ में? कब लो और हाई नहीं डिसाइड कर पाएंगे हम लोग? जब हाई के लिए करता हूं और लो के लिए करता हूं दोनों का सेम ही दिखाई दे रहा है, तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप लो और हाई किसके लिए डिसाइड कर सकते हो? जहां पर डी के ऊपर 4 5 6 7 तक हो। किसके लिए नहीं हो पाएगा ये? हाँ किधर अब कुछ आया समझ में? अच्छा इधर चेक करते हैं, आ जाओ। अब ये पॉइंट समझो, इधर गया, इधर देखो बच्चों। ऑक्टाहेड्रल सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। कितने लिगेंड? सभी बच्चों को मालूम है ऑक्टाहेड्रल के इतने सारे हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल के इतने सारे स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए। सेंट्रल मेटल को कितने लिगेंड जुड़ते हैं? 6। ऑक्टा के लिए 6 जुड़ते हैं। लिगेंड अप्रोच मेटल आयन अलोंग। अच्छा लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में कहां पर? एक्सिस पर जुड़ते हैं। कहां पर? एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। मैक्सिमम रिपल्शन आपको पता है किसका होता है? एज लिगेंड अप्रोच मेटल आयन डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिजॉल्व्ड। आपको पता है लिगेंड जैसे मेटल के पास आएंगे ऊपर 2 और नीचे 3, ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डीजेनरेसी होती है। क्या होती है? सॉरी डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिजॉल्व्ड, या बोलते हैं स्प्लिटिंग होती है। क्या बोलते हैं? बोल देने का स्प्लिटिंग होती है। अच्छा एक्सिस पर मेरे कौन होते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, है ना, जिसको ईजी नाम देते हैं हम लोग। विथ क्लोजर अप्रोच ऑफ लिगेंड अलोंग द एक्सिस डबली डीजेनरेट, ये जो दो लोग हैं, ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लार्जर रिपल्शन। आपको बता चुका हूं सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेंगे यहां पर? एक्सिस वाले, तो ये भाग जाएंगे एकदम ऊपर। देन ट्रिपली डीजेनरेट, तो T2G से कंपैरिजन में ये जो डबली डीजेनरेट है ईजी है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, ऊपर भाग जाते हैं, और ये नीचे, जैसा कि ऊपर डायग्राम में दिया गया है। तो आपको एग्जाम नोट्स में ऐसा नहीं लिखना है, एज शोन इन द फिगर नहीं लिखना है, ठीक है? EG सेट हैज हायर एनर्जी देन T2G सेट। कितने अमाउंट से ज्यादा होगी? डेल्टा O। नीचे से ऊपर का डिफरेंस कितना है? डेल्टा O का है। कितना है? डेल्टा O का है। अच्छा और एक चीज क्या बताया? डेल्टा O किसके बराबर होता है? 10 DQ। DQ का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। T2G एंड EG लेवल फॉर, इधर पॉइंट क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 D1 D2 D3 द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल एंड ओबे हंट्स रूल्स। क्या कौन सा रूल ओबे करते हैं? हंट्स रूल क्या? सिंगल सिंगल भरना। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 एंड 8 9 10, कौन सा बताया मैंने? 1 2 3 और उसके बाद 8 9 और 10। 10 के ऊपर नहीं, डी के ऊपर 10 ही आता है, तो जो 11 12 बोल रहा था ना, तो वही मैं बोल रहा था, डी के ऊपर 10 तक ही जाएगा मैक्सिमम। तो कौन कौन सा? अच्छा 9 का भी चेक करोगे क्या? करके देखो। 1 2 3 लो स्पिन है, 4 5 6 7 8 फिर 9, ऐसे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा फिर हाई स्पिन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, सेम आएगा। 10 करोगे तब भी सेम रहेगा, लो हाई। तो किसके लिए डिसाइड नहीं होगा? 1 2 3 8 9 10 1 2 3। हाई स्पिन एंड लो स्पिन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। आप हाई और लो को डिस्टिंग्विश नहीं, पहचान ही नहीं सकते आपके कौन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। अच्छा ओनली कौन? D4 टू D7 रेंडर द हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यही आपको बताएगा कि भाई लो कौन होगा और हाई कौन होगा। तो याद रखिए कहां पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो लो स्पिन और हाई स्पिन? 4 to 7 कर सकते हो, 1 to 3 में नहीं कर सकते, 8 9 10 में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने आपको फिल करके बताया। समझ गए ना कहानी? ओके, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दीज आर डिपिक्टेड एज, मतलब इसको अपने को नीचे ये वाला भी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है? अच्छा यहां पर आप टिक मार्किंग अगर करना चाहे, क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? जो ये हेडिंग देख रहे हो यही क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ, ये क्वेश्चन बनेगा।
डी ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आप यहां से करोगे। फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए इसको, एक्स एक्सिस पर, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर अप्रोच करते हैं, एज लिगेंड अप्रोच मेटल आयन डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिजॉल्व। ये पॉइंट पूरा कर लो यहां तक। सेकंड पॉइंट हो गया, इधर आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या करोगे, थर्ड पॉइंट कर लो, या इसको वहीं पर इंक्लूड भी कर सकते हैं आप सेकंड में भी, विथ क्लोजर अप्रोच, ठीक है, लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस। कौन, ये वाले। आप डबली डिजेनरेट नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, आप लिखो लिगेंड अलोंग दी एक्सिस कौन है, ये और ये है ना, एक्सपीरियंस लार्जर रिपल्शन, ठीक है, देन T2G। आप एक काम करो बच्चों, ये और शॉर्ट करना है इसको, और शॉर्ट करना है। EG अपने को मालूम है कौन होता है, इसको भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। विथ क्लोजर अप्रोच लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस, EG क्या लिखोगे बच्चों, EG, ठीक है, EG ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, EG ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंसेस लार्जर रिपल्शन, देन ये सब लिखने की जरूरत है, ट्रिपली डिजेनरेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो T2G ऑर्बिटल्स, हो गया। EG को ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू T2G। EG कौन है, 2 डब्बा, T2G कौन है, 3 डब्बा। 2 डब्बे को ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि वो एक्सिस पर होते हैं, समझ आ रहा है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट बोलेंगे, अच्छा EG और T2G में डिफरेंस कितना है, EG सेट हैज हायर एनर्जी देन T2G बाय अमाउंट डेल्टा O, कितने से, डेल्टा O। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलोगे, डेल्टा O इज इक्वल टू 10 dq, कितना बोलोगे, इज इक्वल टू 10 dq, बस। उसके बाद यहां से फिफ्थ पॉइंट, ये बीच का छोड़ दो, ये 4 5, अच्छा 6 पॉइंट कर लो उसको, ये छोड़ दो, ये 1 2 3 में अपन हंट्स रूल इस्तेमाल करेंगे ऐसा बोल रहा है, तो हंट्स तो लगाते ही, विदाउट हंट्स थोड़ी सॉल्व होगा। यहां क्या बोलेंगे, D1 D2 D3 एंड 8 9 10 के लिए हाई स्पिन लो स्पिन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, ओके। और इसको पूरा ही कंटिन्यू कर लो 6 पॉइंट को ही, 6 पॉइंट आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। हाँ, हेडिंग क्या है इसकी, स्प्लिटिंग आपको बताना है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करना है, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज इंक्लूड करना है, ऊपर जो डायग्राम देख रहे हो उसको भी बनाना है, इस आंसर में आपका वो डायग्राम भी आएगा, ठीक है। 6 पॉइंट यहां तक कर लो पूरा, यहां तक 6 पॉइंट यहां तक हो गया। अच्छा, ये लिखने की जरूरत, ये समझाया गया है हमको कि लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे डिसाइड करते हैं। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट सेटिंग जो आप देख रहे हो, इस पे सवाल हो सकता है, डेल्टा O किस पे निर्भर करता है, कौन, डेल्टा O कौन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ऑर्बिटल को जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा स्प्लिट होंगे, मैक्सिमम रिपल्शन मतलब मैक्सिमम स्प्लिटिंग, ठीक है। सुनो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो मैग्नीट्यूड है, ये किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आया करता था तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती थी या कम होती थी, सोच के बताना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और 2 डब्बा ज्यादा ऊपर चला जाएगा, 3 डब्बा ज्यादा नीचे, तो इनके बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये लो स्पिन बनाता है, फिर हाई स्पिन बनाता है। डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो यहां से कूद के उधर जाना मुश्किल रहेगा, तो पहले पैरिंग करता है, फिर बाद में एक्स्ट्रा जाएगा, तो उधर याद आ रहा है, ऐसा हम लोग ने बात किया था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोज अपीयर इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्रोच क्लोजर टू सेंट्रल मेटल रिजल्ट्स इन लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में बताऊं उसको, ठीक है। ये आपको ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पहला इतना लिख दिया, खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक लिगेंड रहेगा स्प्लिटिंग कम रहेगी। तो डेल्टा O की जो वैल्यू है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ज्यादा रहेगी और वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगी, कम होगी। इतना लिख दो, खत्म हो गया पॉइंट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जांपल्स आप लोग ने किए हुए हैं, वीक के भी एग्जांपल्स किए हुए हैं आपने। नेक्स्ट देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल विद हायर पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू ड्रॉ लिगेंड्स क्लोजर टू इट देन विद द लोअर वन, ठीक है। 10 मेटल इन, अच्छा
सेपरेशन T2G एंड EG। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे पास मेटल है और यहां पर कौन है, लिगेंड है, ठीक है, इनके बीच में आपको पता है बॉन्डिंग बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सब पढ़ा है ना आप लोग ने। अच्छा इसके ऊपर मान लो +3 है और एक मेटल के ऊपर +2 है, सुनो बात को, मैक्सिमम अट्रैक्शन किधर होगा, लिगेंड का अट्रैक्शन किधर होगा, +2 वाले में, +2 वाले में, +3 वाले में। +3 वाले में जब ये ज्यादा खींचेगा इसको, तो रास्ते में कौन आता है, लिगेंड के रास्ते में कौन आता है, ऑर्बिटल्स। अगर वो ये उसको ज्यादा जोर से खींचेगा तो बीच में कौन है, डी ऑर्बिटल्स है, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कुछ ऐसा है कि मेटल का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये जितना ज्यादा होगा, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, या एक काम करता हूं डेल्टा लिखता हूं, डेल्टा O, उतना क्या होगा, ज्यादा। मेटल के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो डेल्टा O की वैल्यू भी क्या रहेगी, डेल्टा O क्या है, 2 डब्बा और 3 डब्बे के बीच का डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो ये डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल मेटल का चार्ज ज्यादा है तो लिगेंड को ये ज्यादा जोर से खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो एक्सिस पर यहां पर कौन आता है, कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2 डब्बे आते हैं ना EG, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, 2 डब्बे और ज्यादा ऊपर भागेंगे तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर देखो लिखा भी एग्जांपल में, हाँ इधर गया, हाँ ट्राइवेलेंट, और कौन बोला है, डाइवेलेंट। +3 लिख दिया मतलब कौन है, +3 लिख दिया तो ट्राइवेलेंट, और अगर +2 लिख दिया तो डाइवेलेंट। अब बताओ +3 में डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा O ज्यादा होगा, या +2 में, +3 वाले में ज्यादा होगा। क्या लिखा है, ट्राइवेलेंट आयंस कॉज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा देन डाइवेलेंट वंस। खत्म हो गई। तो क्या शॉर्ट में समझ आ गया, शॉर्ट में क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, डेल्टा O पहले, डेल्टा O का फर्स्ट पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। सभी बच्चे रिपीट करें, डेल्टा O किस पे डिपेंड करता है, या डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। खत्म हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या नाम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, समझ आ रहा है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। खत्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतना ज्यादा होगी। समझ गए। शॉर्ट में कुछ लिखा दो इसके बीच, इसमें चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कौन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर CFSP। ऐसे भी लिख सकते हो आप स्टेटमेंट बना के, या अ मेटल विद हायर पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू ड्रॉ लिगेंड क्लोजर टू इट देन दैट विद लोअर वन, thus metal has higher oxidation states results in larger separation of। यहां तक, ये लास्ट का एग्जांपल लिखने की जरूरत, इतना लिख दिया तो खत्म हो गया। या मैंने इसको बोला है तो इसको भी आप लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसको भी लफ्जों में लिख सकते हो, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। पैरामीटर डेल्टा का नाम क्या पढ़ा हमने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, याद कर लो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। जितना ज्यादा चार्ज सेंट्रल वाले मेटल के पास उतना ज्यादा स्प्लिटिंग EG और T2G में। EG और EG बोले तो 2 डब्बा, T2 बोले तो, T2G बोले तो 3 डब्बा। 2 डब्बे 3 डब्बे में जो सेपरेशन है ये ज्यादा कब होगा, जब सेंट्रल का चार्ज ज्यादा होगा। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, जो लिगेंड जुड़ रहा है वो स्ट्रांग रहा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। समझ आ रहा है, 2 पॉइंट शॉर्ट में याद हुआ क्या। पहला CFSP, CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, समोसा सेपरेशन, ये पहले किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल मेटल का अगर चार्ज ज्यादा है तो भी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। खत्म हो गया, बस ये याद रखना आपको। जिसका चार्ज कम रहेगा उधर पे स्प्लिटिंग कम होगी, चार्ज कम स्प्लिटिंग कम, चार्ज ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक है, कलर के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद क्या बच गया, टेट्राहेड्रल भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अच्छा मुझे बताओ, VBT क्या नहीं बता पा रहा था, कलर नहीं बता पा रहा था ना, क्या नहीं बता पा रहा था। अब कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसका कुछ ना कुछ कलर होता है।
उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कलर होता है। तो अभी कलर कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो वीबीटी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन सीएफटी इसका जो है ना जवाब लेकर आया अपनी उसका सीएफटी के अंदर। कलर भी आप बता सकते हो, कलर भी क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इसका थोड़ा सा पार्ट कहां पर है, आपका डीएनएफ ब्लॉक में है। कहां पर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको समझा देता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन वो टेबल अपने को उसमें ना एक पाई चार्ट बना हुआ है जो अपने को याद करना रहेगा किधर पे कौन सा कलर है। ओके, मैं आपको समझा देता हूं कि कलर किस तरीके से होता है। बच्चों सुनो, ये इधर सुनेंगे सभी बच्चे। अगर फॉर एग्जांपल डी के ऊपर 1 है, डी के ऊपर कितना है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर दोगे। ये वाला एग्जांपल एक्चुअल में बता रहा है किसका, पता है, टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम में साइंस टीचर 22 +3 है, टाइटेनियम +3 है, कौन है ये, अच्छा टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, 22 में से 3 निकाल दो। ओके, तो 22 में से आपने पहले ये 3 4 निकाला, कितना बचा, 19 में से आप 18 निकाल दो, ये आप डी के ऊपर डालोगे, तो डी पे कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया। सुनो, मेरे पास ये नीचे कितने डब्बे होते हैं बच्चों, 3 डब्बे होते हैं, ऊपर कितने डब्बे होते हैं, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन यहां एंटर किया, ठीक है। अब ये क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, टाइटेनियम का मेरे पास क्रिस्टल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पूरा ऐसे, अब एक पत्थर है मान लो ऐसे, एक कंपाउंड मेरे पास है क्रिस्टल उसका, तो जब उसमें लाइट फॉल करेगी, क्या फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस लाइट में से एक सुटेबल लाइट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जब लाइट बेसिकली एक वेव फॉर्म में आता है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव फॉर्म में आता है, ये उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ये उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। अब एब्सॉर्ब करेगा, जब एनर्जी आ जाएगी तो ये सुपरमैन बन जाएगा। अब सुपरमैन बन के जाओगे आप तो जमीन पे थोड़ी रहोगे, आसमान में उड़ोगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है लाइट के द्वारा, तो ये यहां नहीं रहता, फिर ये जंप करता है हायर ऑर्बिट में। कहां जंप करता है, हायर ऑर्बिट में, तो ये इधर चला गया। ये सुनो बात को, कहां चला गया ये, अच्छा अब सुनो, हमको किसी भी चीज का कलर क्यों दिखाई देता है, सुनो, ये अब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता है। अब क्लास में एक जोक चला, आप ऐसे ही खत्म, डाउन, ये देखो, फिर तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं, वो वापस आएगा, समझ आ रहा है, वो वापस आएगी, ये वापस जब नीचे आएगा, सुनो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर कैसे गया था ये, एब्जॉर्ब करके एनर्जी, तो जब ये ऊपर से वापस नीचे आएगा, जब बच्चों ये वापस नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, निकालेगा, ये फोटोन एनर्जी निकल रहा है, समझ आ रहा है। और इसका जो भी वेवलेंथ होगा ये हमारे पास आएगा रिफ्लेक्ट होके, हम उसको देख रहे हैं ना, हमारे पास आएगा, तो मुझे इसके वेवलेंथ के हिसाब से इसका क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। तो कलर कैसे दिखाई देता, समझ आया, इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट में था, लाइट उसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ऊपर से वापस किधर आया, नीचे आया, जब नीचे आएगा तो वो क्या निकालेगा, उतना जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो तब एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। तो जो एनर्जी वो फोटोन निकाल रहा है उसके वेवलेंथ के हिसाब से उसका क्या होगा, कलर होगा, वो कलर आपको दिखाई देगा, वो कलर क्या होगा। तो यहां पर आपका टाइटेनियम का कंपाउंड कौन सा था, जरा चेक करना, ये वाला, इसका कलर आपको उसके वेवलेंथ के हिसाब से कौन सा दिखाई देता है, वायलेट कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है, अच्छा और एक चीज, इधर सुनना, हाँ इधर सुनना, ये जो डी ट्रांजिशन है क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाता है ना, ये भी डी ऑर्बिटल है और वो भी, तो ये जो ट्रांजिशन कहा जाता है ये कौन सा होता है, डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स यहां पर याद रखिए ट्रांजिशन कौन सा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा पीपी ट्रांजिशन, पीडी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, डी से डी में जा रहा है और वापस भी लौट के डी में आ रहा है, तो इसको क्या ट्रांजिशन का नाम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन, याद रहेगा। बस बाकी इसको डिटेल में मैं इन दोनों को ना कंबाइन करके जब डीएनएफ ब्लॉक कराऊंगा तो वापस यहां पर डिटेल में आपको रीड करके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट ना मार्क कर लेना, अब ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो चैप्टर खत्म भी करना है मेरे को अभी 10 मिनट के अंदर। अब इसमें टिक मार्किंग दूंगा तो टाइम लग जाएगा, पहले मैं उसको कवर करता हूं, अगर टाइम बच गया तो अपन इसका टिक मार्किंग दे दूंगा मैं। ये टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेन किया ना मैंने, ये देखो ये 4/9 भी आपको समझ में आ रहा होगा, सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ये इधर आ रहे, ये इधर एक लात मारूंगा ना सीधा घर जाएगा तू। ओके अभी ये पॉइंट पर जा नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा आप रीड करके पॉइंट बनाने की कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको देता हूं।
थोड़ा सा इधर आ जाओ, एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। हाँ, आज का टारगेट मेरा हो जाए। बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज क्या है? अभी हम लोग ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़े? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े। क्या पढ़े भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें लिगेंड जुड़ते हैं, ऑक्टाइड देखा, टेट्रा देखा, स्क्वायर प्लेनर देखा, ठीक है। अच्छा, इनका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन लास्ट में। तो अगर इन बायोलॉजी बात करो बच्चों, तो आपको पता है ये क्लोरोफिल का, अगर आप लोग ने बायोलॉजी में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो कौन होता है, मालूम किसी को? क्लोरोफिल का देखा है आप लोग ने स्ट्रक्चर, में दिखा दूंगा आपको। मैग्नीशियम होता है, कौन होता है? अच्छा, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में आप, हाँ, तो उसमें सेंट्रल मेटल कौन होता है? अब इस पे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पहले तो बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी अगर आपको एग्जांपल पूछे कि कौन से एग्जांपल है जहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई देता है, तो एक तो क्लोरोफिल है। कौन है? क्लोरोफिल में लिगेंड जुड़ते हैं और सेंट्रल में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये सवाल आ सकता है कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर भी बता देता हूं आपको, क्योंकि ड्रॉ करना मुश्किल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आयरन वाला, सॉरी, हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है सेंट्रल मेटल, और उसके अराउंड में सारा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना रहता है, लिगेंड जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको बता देता हूं। तो याद रखो, सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नंबर ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट वाला एग्जांपल बोलेगा तो क्लोरोफिल बता देना, ठीक है। और एनिमल्स में बात करेगा तो हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, नहीं सुना है? ठीक है। अच्छा, मेडिसिन में अगर बात करें, दवाइयों में बात करें बच्चों, तो आपको मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, सिस्प्लाटिन। कौन? सिस्प्लाटिन। आपको याद है वहां पर प्लेटिनम था और 4 अमोनिया जुड़े हुए थे उसको, नहीं, 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन, 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन। सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर हम लोग ने डिस्कस किया था। ओके, तो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लाटिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन? सिस्प्लाटिन। इसमें बच्चों सवाल आ सकता है, हाँ, एक मार्क के लिए सवाल आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला भी याद रखने को, सिस्प्लाटिन क्या होता है, कहां यूज होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद ईडीटीए बात करते हैं। ईडीटीए वाला बच्चों क्या है ये पता है कौन सा डेंटेट है? हेक्साडेंटेट। याद आ रहा है? हाँ, लिगेंड ईडीटीए, पॉलीडेंटेट में हेक्साडेंटेट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। मतलब किसी ने अगर लेड चाट लिया, लेड क्या होता है आपको प्लम्बम मालूम है? लेड मालूम है? नहीं, वो ग्रेफाइट होता है, ये मिसकंसेप्शन। पेंसिल के अंदर जो होता है वो लेड नहीं होता है बच्चों, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अगर वो लेड होता है तो बच्चे तो कितना ऐसा मुंह में डालते रहते हैं, हाँ, पेंसिल दांत खोदने के लिए या ऐसे, तो पॉइजन हो जाएगा। लेड नहीं रहता है, याद रखो, ग्रेफाइट रहता है। वो क्या रहता है? नहीं तो फिर इसको ईडीटीए पिलाना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है, ए सुनो, ए बच्चों सुनो, ईडीटीए कौन है पता है? तुम लोग को ना साइड में लेके इतना धोंगा ना, जो एक दूसरे को धमकी दे रहे। ये क्या बोल रहा हूं, सुनो बच्चों, फटाफट टॉपिक खत्म करना है, सुनो। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट को आप कैसे मानो मालूम है? इसके पास जो है ना, क्योंकि हेक्साडेंटेट बोल रहे हैं यानी 6 जगह से लोन पैर दे सकता है। कितने? तो आप एक मकड़ी को देखते हैं ना, उसके ऐसे टांगे होती है बहुत सारी, मकड़ी, तो मान लो 6 टांगे। कितनी टांगे? 6 टांगे। और आपने मान लो ये लड़की ने लेड चाट लिया या लेड खा लिया, ठीक है। तो अब लेड को क्या करना है, अपने को ब्लड में से पकड़ना है। लेड जहां जाएगा वो पॉइजन क्रिएट करेगा, समझ आ रहा है, और आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा। सुनो, तो क्या करना है, उस लेड को पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर ईडीटीए छोड़ देंगे और वो एक मकड़ी की तरह काम करता है। कैसे? समझ आ रहा है? तो इसके पूरे 6 के 6 टांग जहां लेड को देखेंगे ना, ऐसे पकड़ लेंगे, उसके साथ बॉन्डिंग बना के कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे। समझ आ रहा है? तो लेड जहां भी मिलेगा उसको ऐसे पकड़ लेगा। तो अब ये लेड कहीं पर किसी के साथ कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बार बन जाता है तो वो डिसोसिएट नहीं होता, तो वो जहां जहां देखेगा उसको पकड़ लेगा। तो इस तरीके से सुनो, ईडीटीए कहां यूज होता है? लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए। तो याद रखो, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अच्छा, नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर आप लोगों ने सुना होगा, हल्का पानी और भारी पानी। क्या सुना होगा? हल्का और भारी पानी। अच्छा, आप जो नेचुरल रिसोर्सेज से जितने भी पानी निकालते हो, बराबर है, वो भारी पानी होता है। भारी मतलब क्या? सुनो, उसके अंदर सामान रहता है। क्या बोला? सर, उसके अंदर कैल्शियम +2 के आयन, मैग्नीशियम +2 के आयन भरपूर होते हैं। समझ आ रहा है? क्यों ऐसा होता है कि पानी जो है ना, जब पहाड़ों के थ्रू ऐसे बहते हुए आता है तो वो पत्थरों से ऐसे बहता है, तो वहां पर पत्थरों वगैरह में क्या मिलता है, क्या नाम है, कैल्शियम +2 आयन होगा, मैग्नीशियम +2 आयन, तो वो सब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है फिर? भारी पानी हो जाता है। तो भारी पानी मतलब क्या? जिसके अंदर मैग्नीशियम +2 आयन और कैल्शियम +2 आयन क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है। अच्छा, एक मैं नंबर बता देता हूं आपको, नंबर बता देता हूं कि जब आप एस्टिमेट करोगे ना, अगर 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी लिया
और अगर उसके अंदर बच्चों ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कैल्शियम +2 क्या आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, इसको बोलेंगे भारी पानी है। क्या बोलेंगे बच्चों, समझा क्या बोला मैंने? 200 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 200 मिलीग्राम से अगर ज्यादा है तो इस पानी को बोला जाएगा भारी पानी है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट पानी किसको बोला जाएगा? नहीं, अगर उसमें प्रेजेंट है लेकिन 50 मिलीग्राम से क्या है पर लीटर में कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर होता है। क्या होता है? सॉफ्ट वाटर होता है। तो सॉफ्ट वाटर में क्या होंगे? ये आयंस बहुत ही कम होंगे, 50 मिलीग्राम पर लीटर से कम होते हैं। आई बात समझ में? इनके बीच में रहेगा तो मीडियम बोलेंगे अपन, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। अच्छा, तो अगर मुझे हार्ड को क्या बनाना है? सॉफ्ट बनाना है। तो अभी हार्ड में कौन है? कैल्शियम बहुत ज्यादा घूम रहे, +2 तो मुझे कोई क्या नाम है, कोई जैसे मकड़ी वहां पर भेजा था लेड को पकड़ने के लिए, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भेजना पड़ेगा जो उसको क्या कर लेगा? पकड़ पकड़ के बिठा देगा। तो कैल्शियम +2 क्या हो जाएगा? नीचे सेटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, हार्ड वाटर है ना, उसके अंदर आप कपड़े वगैरह धोते हो तो बराबर साफ नहीं होते, समझ आ रहा है? तो उसको जब आप सॉफ्ट करते हो तब जाके, तो सॉफ्ट बनाने की जरूरत क्यों है? समझ आ रहा है? तो जैसे आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में हम लोग जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो हार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉफ्ट, ताकि कपड़े आसानी से साफ हो जाए। तो आपको हार्ड टू क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट करना। तो हार्ड टू सॉफ्ट कैसे करोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल करोगे, और उसमें भी किसका इस्तेमाल करोगे? ठीक है, इधर लिखा हुआ है, हाँ ईडीटी है। देखो किसका इस्तेमाल करेंगे? ईडीटी है। तो ईडीटी को छोड़ दिया, मकड़ी छोड़ दिया, उसने कैल्शियम +2 को पकड़ लिया और नीचे बिठा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला एप्लीकेशन समझ आया? लास्ट सुनो बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों को पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अरे 10th में किया हुआ आपने। कोई आपके पास मेटल है, उसको सोने की लेयर चढ़ाना है, उस पर चांदी की लेयर चढ़ाना है, समझ आ रहा है? एक जगह सोना रख दिया, एक जगह जो है ना आपने कोई चम्मच रख दिया जिसपे सोने का प्लेटिंग करना है, परत चढ़ाना है, सोने का पानी चढ़ाना है, सुना नहीं है? हाँ, तो अगर ऐसे चढ़ाना है आपको इसके ऊपर, तो इसमें भी जो है ना अपने को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? सुनो, इसको समझो, बस लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया। यूजुअली स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड फर्निश अ कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ मेटल आयंस। ये देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घुलने के बाद, ये सुनना रे भाई, बस खत्म हो गया, लो 2 मिनट रुक जा। जैसे यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं metal ions when reduced clump together to form cluster or nanoparticle. When coordination complex are used, the ligands in complex keep the metal atom well separated from each other. These metal atom tend to form protective layer on surface x and application. सुनो, इधर सुनना, इसका एग्जांपल बच्चों। मेरे पास एक तरफ मान लीजिए कोई मेटल है जिसका लेयर इसके ऊपर चढ़ाना है, ये सोना है फॉर एग्जांपल, काला काला दिख रहा है लेकिन सोना है, और ये आपका कोई चम्मच है जिसके ऊपर सोने का लेयर चढ़ाना है। तो आप इसको लिक्विड में डाल के इसको बाहर से बैटरी से कनेक्ट करते हो। क्या करते हो? बैटरी से, ठीक है। अब ये यहां से सोना निकलेगा और फिर ये आयन फ्लो करके इधर पे चिपकेगा और इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। लेकिन सुनो, लेकिन ये जब यहां से निकलेगा ना, ये जब मेटल यहां से निकलेगा, मेटल का आयन सोने का, तो अगर एक सोने का आयन दूसरे से मिल गया तो आपस में मिलकर क्या हो जाता है? एक लंप बनाते हैं। क्या बना देते हैं? और नीचे सेटल होने लगते हैं। कहां सेटल होने लगते हैं? नीचे सेटल होने। तो ये यहां तक पहुंचेगा नहीं। कहां तक नहीं पहुंचेगा? दूसरे, जिसके ऊपर चम्मच के ऊपर मुझे सोने का लेयर चढ़ाना है या चांदी का चढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग ना इसकी सोने का डायरेक्ट इस्तेमाल करने की बजाय, या हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटाशियम AgCN2। समझ आ रहा है? जो क्या करता है, जैसे ये सिल्वर देख रहे हो ना आप, तो ये सिल्वर को जो है ना दूसरे सिल्वर से मिलकर लंप बनने, एक सिल्वर दूसरे सिल्वर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लंप बनाएगा, मतलब एक ऐसा बड़ा गठरा बना देगा और नीचे सेटल होने लगेगा। तो अगर मैं क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करता हूं तो Ag को कौन बचा के रखेगा? Ag को कौन बचा के रखेगा? Cn बचा के रखेगा। अगर ये इसको घेर के रखा हुआ है तो दूसरा Ag इससे मिलके लंप नहीं बनाएगा, तो ये सेफ रहता है। तो यहां पर आपको यहां से याद करना है, ये सब छोड़ दो ऊपर। मेटल आयंस व्हेन रिड्यूस्ड क्लम्प टुगेदर। मेटल आयन को जब रिड्यूस किया जाता है तो ये जैसे फॉर एग्जांपल Ag को रिडक्शन करवा दिया, ठीक है।
एजी प्लस आयन है फॉर एग्जांपल, इसका रिडक्शन करके मान लो क्या बन गया, एजी बन गया। कौन बन गया बच्चों, एजी। ऐसे बहुत सारे एजी बनेंगे तो एजी एजी आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक बड़ा सा ऐसे क्लम्प बना देंगे। अब जब क्लम्प बन जाएगा तो वो चढ़ेगा क्या लेयर के ऊपर, तो हम लोग ने क्या कर देना है, फॉर्म क्लस्टर और नैनो पार्टिकल बना देगा। व्हेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड, किसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करता हूं, तो द लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स कीप मेटल एटम वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मेरे पास कोई एजी है तो इसके पास जो इसके सराउंडिंग में साइनाइड होंगे ना, कौन, ये इस एजी को बचा के रखेंगे, किसी दूसरे एजी से मिलने नहीं देंगे। अगर एजी एजी मिल गया तो क्लम्प करके बड़ा नैनो पार्टिकल बना देगा, तो हम चाहते हैं वैसा ना बने। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करोगे जो एक दूसरे से मिलने से बचाएगा। दीज मेटल एटम टेंड टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सर्टन साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जैसे ये वाला एग्जांपल बताया है, और ये वो कौन सा है, सिल्वर वाला है, और ये वाला कौन सा है, गोल्ड का है। तो अगर आप सोने की परत चढ़ाना चाहते हो तो ये इस्तेमाल करोगे, और चांदी वाला, तो एजी बोले तो कौन होता है, सिल्वर, और एयू यानी कौन होता है, गोल्ड। फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ दीज नोबल मेटल्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, याद रख लो क्या करना है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी किसका इस्तेमाल, शॉर्ट में याद रख लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। सोने का करना है तो KAuCN2 इस्तेमाल करना है, अगर चांदी की लेयर चढ़ाना है तो KAgCN2, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस एक जगह AG और एक जगह AU है, ठीक है। अच्छा अभी ब्रेक ले लो, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया बच्चों। अरे टेस्ट के लिए डिसाइड नहीं हुआ ना,